चार्ट की तुलना में अगर आप वो वीडियो देखते हो तो वो चार्ट बस इसलिए दिया हुआ है ना कि जब आप वो वीडियो देख लोगे तो उसमें से यस। उस सेक्शन में जा करके बस उन चीजों को वो सेक्शंस को बस दिमाग में रख लेना है। जिन मैंने बोला है ध्यान रखिएगा, जिन सेक्शंस की बात उस वीडियो में ऑडियो जो कन्वर्सेशन है उसमें मैंने करने के लिए दिया हुआ था, वो चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। वो चीजें मतलब वहां पे लगभग लगभग जो है 10 से 12 सेक्शंस मुझे जो लगे थे मैंने उनमें रखा था, जैसे कि जो है नियोगिता कैसे आएगी या फिर कहाँ पे किस चीज पे बात की गई है, जो है अगर चुनाव में जो है किसको योग्यता का आधार कहाँ पे क्या होगा, ये सब चीजें जो डिस्कस करना था वो सारे सेक्शंस वहां पे मैंने रखे। जैसे संसद में अगर यानी कि सांसद को चुना जाना है तो उसके लिए कौन सा है, फिर राज्य में विधायिका में जो विधायक के लिए चुनाव की बात करें तो उसके लिए कौन सा है, तो वो सारा वहां पे थोड़ा सा मेंशन किया हो। तो एक बार आप लोग जरूर से उसको सुन लो। वहां पे मतलब ये टेक्निकल बहुत डेप्थ में नहीं गया हुआ क्योंकि 6 से 7 मिनट की वीडियो है आई थिंक वो, या 9 मिनट के आसपास के। तो वो वीडियो आपको एक कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग दे देगी, यानी कि वो समझ दे देगी कि हाँ कैसे चीजों पे फोकस, कहाँ कहाँ पे फोकस रखना है और क्या क्या चीजें इसमें बोली गई हैं। बस वो चीजें आप अपने दिमाग में नोट कर लो। ठीक है। और जो फ्लो चार्ट फिर दिया है मैंने, उस फ्लो चार्ट में आप उस सेक्शन को दिमाग में रख सकते हो कि अच्छा यहाँ पे इस चीज की बात की गई तो यहाँ पे इस अध्याय में ये चीज मेंशन है। क्लियर। वैसे तो एक पीडीएफ और भी मैंने शेयर किया हुआ था आई थिंक, पीडीएफ में मतलब हर एक धारा को वहां पे डिफाइन किया गया है कि उस लेमैन लैंग्वेज में, वो ओरिजिनल लैंग्वेज नहीं है, उसको लेमैन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मैंने वो रखवाया था कि मतलब उसमें चीजों को बदलाया था वो सब। तो वो लेमैन है इसलिए वो इजीली समझ में आ जाएगा जब आप वहां पे उस चीज को उठाओगे। ठीक है। मैंने परिभाषाओं या इन सब चीजों की बात उसमें ज्यादा नहीं की उस वीडियो में कि इसकी परिभाषा यहाँ पे दी गई है उसकी परिभाषा वहां पे दी गई है, वो मैंने नहीं रखा है क्योंकि वो पहले और दूसरे सेक्शन में सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो आप पहला और दूसरा सेक्शन आप अच्छे से देख लेना एंड उसके बाद वो वीडियो देख लो आप, फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। यस सर। ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैं मानता हूँ कि सभी लोग जिनको आना है वो लोग आ चुके हैं, अब कोई बचा नहीं हुआ। कौन कौन नहीं ज्वाइन किया अभी? ओके, अभी रूबी नहीं सर है। नहीं सर, मैं अनुराग, श्यामा और ये और सौरभ है सर, उसके अलावा कोई नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो देन स्टार्ट करते हैं, फिर कोई इशू नहीं है। तो हमने छोड़ा था कि संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। ठीक है, कोई बताएगा मुझे? यस सर, प्रस्ताव लाकर और ठीक है। उस बहस चर्चा हो गई, वित्त पर नियंत्रण करके। हम्म। यस सर। जी सर जी, ऐसे ही ठीक है, सबसे पहला तो जो है प्रश्न आप पूछ। नियंत्रण की बात करोगे जी तो संसदीय विशेषाधिकार। अब संसदीय विशेषाधिकार कैसे कार्यपालिका को नियंत्रित कर सकता है, कोई बता सकता है मुझे? जी सर, संसदीय विशेषाधिकार सं, कोई भी संसद संसद में जो भी पूछता है उसके लिए वो बाहर या न्यायपालिका के समक्ष जिम्मेदार नहीं है, तो वो संसद से तीखे सवाल भी पूछ सकता है। ठीक है। यानी कि सदस्यों को सदस्यों को जो अधिकार मिले हैं उनकी हम बात करेंगे। ठीक है। जो सदस्यों को जो अधिकार मिले हैं संसदीय विशेष अधिकार में ये चीज है। दूसरा, ये आपने बोला, दूसरा यहाँ पे आप ये रखोगे कि संसद को कार्यपालिका कार्यपालिका से जो है प्रश्न पूछने का अधिकार है। ठीक है। तीसरी चीज है, तीसरा तीसरा है संसदीय प्रणाली होने की वजह से, संसदीय प्रणाली होने की वजह से क्या है यहाँ पे, जो है कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है। जी ठीक है। क्लियर। तो एटलीस्ट ये तीन जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो हमें दिमाग में रखना होगा। ये चीजें अगर हमारे साथ जुड़ी है तो अब इसके बाद ही अब बाकी सारी चीजें इनसे जुड़ी हुई हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने नियंत्रण के साधन की बात की, तो अगर देखो तो सदस्यों को जो बहस और चर्चा करने का अधिकार है, ठीक है, सदन को कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार है, इन दोनों से इसका जुड़ा हो जाएगा बहस और चर्चा में। जब बहस और चर्चा में जाओगे तो प्रश्नकाल, ठीक है, फिर शून्यकाल, फिर लोकहित की बात करते हैं कि जो है इसकी चर्चा की बात और स्थगन प्रस्ताव की बात हम कर लेते हैं। क्लियर। तो जब यहाँ पे इन चीजों को हम देखते हैं तो क्या होगा,
कि ये जो अधिकार दिए गए हैं सदस्यों को, और या संसद को या विधायिका को जो अधिकार दिया गया है, उसका ढांचा इस तरीके से विकसित किया गया है, वो बेसिकली महत्वपूर्ण तौर पे कार्यपालिका के प्रति उनके अधिकारों की बात कर देता है कि इसके माध्यम से जो है कार्यपालिका का नियंत्रण किया कर दिया जाता है, यानी कार्यपालिका जवाबदेह हो जाती है और अपनी जो है इस स्थिति को सुरक्षित करने के लिए, यानी कि जो है अपनी सत्ता को सुरक्षित करने के लिए कार्यपालिका इन बहसों के माध्यम से होने वाले प्रभाव को ध्यान में रखती है और जो भी कार्य करना होता है फिर उसी के अकॉर्डिंग होता है। आजकल संसद में मानसून सत्र को किसी ने सुना अभी जो चल रहा है? यस सर। यस यस सर। सर। किस किस ने सुना? क्या चल रहा है अभी? मैंने सुना था सर। ठीक है, क्या चल रहा है? मानसून सत्र। ऑपरेशन सिंदूर पर वो चल रहा है सर। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के ऑपरेशन महादेव तक की बात की गई है, राइट? यस सर। अब ये तो बात की गई है, लेकिन इसके साथ हमें समझना होगा कि ये बात हुई क्यों सदन में। ये सदन में बात हुई क्योंकि विपक्ष ने ये मांग रखी और सरकार की मजबूरी हो गई कि वो आकर के जवाब दे। तो सरकार को जवाब देने का सीधा सा मतलब है कि अब जो है यहाँ पे प्रभावी तौर पे कार्यपालिका पे उसने नियंत्रण कर रखा है, जबकि अभी भी कार्यपालिका के पास बहुमत है। वो चाहती तो इन प्रश्नों को इग्नोर कर सकती थी, लेकिन चूंकि विपक्ष के द्वारा बार बार सदन में इस तरीके के प्रश्न किए जा रहे थे, तो इसलिए मानसून सत्र में विशेष तौर पे जो है ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के अन्य तथ्यों पे बातचीत हो रही है। ठीक है, यानी कि एसआईआर भी इस टाइम ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया बिल्कुल। है। तो एसआईआर तो डेफिनेटली बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में भी है, तो वो करंट अफेयर्स की चीजों में चूंकि सुप्रीम कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट है तो इसलिए उस पर नहीं जा रहे हैं अभी। कार्यपालिका की जब हम बात जी करेंगे तो थोड़ा सा हम यहाँ पे ऐसी चीजों पे रुकेंगे जो केवल और केवल कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों की बात करें। डेफिनेटली एसआईआर में जो है उसकी चर्चा हो रही है, एसआईआर की चर्चा हुई है सदन में, ये चीज महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें थोड़ा सा अभी चूंकि वहां पे न्यायपालिका की भी इन्वॉल्वमेंट है तो थोड़ा सा रुकना चाहिए। मुझे लगता है कि सुप्रीम जी कोर्ट का डिसीजन आ जाना है। ठीक है। दूसरा, चूंकि कार्यपालिका भी जो है कानूनों का मसौदा बनाती है, ठीक है, यानी कि कानून अपने कार्यों को संचालन, कार्य संचालन के लिए वो कानून लाती है और मसौदे के तौर पे जो विधायिका के सामने प्रस्तुत करती है। अब कार्यपालिका के द्वारा लाए गए जो है प्रस्तावों को वो स्वीकार करे या अस्वीकार करे, यानी विधि विधि की जो निर्माण की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, मैंने प्रस्ताव जब शब्द यहाँ पे लिया है तो बस ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है विधेयक के संदर्भ में, किसी भी विधेयक को लेकर के अगर वहां पे उसका मसौदा लाया जाता है कार्यपालिका के द्वारा, यानी सरकारी विधेयक कोई लाया जा रहा है, तो कार्यपालिका के इस एक्ट को ध्यान में रखते हुए संसद यानी कि विधायिका उसे स्वीकार भी कर सकती है या अस्वीकार भी कर सकती है। तो इससे जो है कहीं ना कहीं कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो नियंत्रित हो जाती हैं। ठीक है। थर्ड थिंग, आप सभी जानते हो कि बिना खजाने के यानी संसाधन के कोई भी सरकार जो है कार्य नहीं कर सकती है। ये हम सभी जानते हैं, हम लोग भी काम नहीं कर सकते हैं बिना संसाधनों के। अगर संसाधन हमें नहीं मिले या आपके पास भी संसाधन ना हो तो आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकते। बहुत सिंपल सी चीज समझना है। तो यानी हम जो हमारा यस काम सर। है जो हमें करना है वो हम तब नहीं कर पाएंगे जब हमारे पास संसाधन ही नहीं होगा। तो संसाधन यानी कि वित्त पे नियंत्रण कर लेने से मात्र ही कार्यपालिका जो है बहुत ज्यादा हद तक जो है विधायिका के नियंत्रण में आ जाएगी। क्लियर? जी सर जी। सब कुछ करो। मैं कहता हूं कि ऊपर के दो चीजें भी नहीं हो, ठीक है, दो चीजें भी नहीं हो, लेकिन अगर वित्त पे नियंत्रण दे दिया जाए कि संसद के पास अधिकार होगा कि वो जो है कितना कार्यपालिका को फंड खर्च करना है या संसाधन खर्च करने हैं, वो उसको नियंत्रित कर सकती है, तो समझ लो कि कार्यपालिका उसके एकदम नियंत्रण में रहेगी, एकदम जी सर, नियंत्रण में कटौती रहेगी। प्रस्ताव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कटौती प्रस्ताव है, सांकेतिक कटौती जो है, बहुत सारी चीजें जो है वो सब सांकेतिक कुछ कटौती, उसको जो है। निश्चित कटौती, आर्थिक हाँ, कटौती। जी तो ये सब चीजें जो है ना उनको जो है अधिकार दे देती है। तो इसलिए विधायिका जो है अगर देखोगे गौर से तो कार्यपालिका पे ज्यादा प्रभावी नियंत्रण रखती है। हाँ, एक बात हम सबको पता है, क्योंकि हम जो है यहाँ पे जो है दलीय व्यवस्था में भी हैं और बहुमत की बात करते हैं, तो जब कार्यपालिका को विधायिका में पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाता है, पूर्ण बहुमत या दो तिहाई बहुमत मिल जाए या बड़े बहुमत की बात करें कि उससे ज्यादा 300 से ज्यादा अगर सीटें मिल गई हैं, तो वो एक तरीके से कार्यपालिका ज्यादा शक्तिशाली दिखती है। लेकिन आप जो है आज से 10 साल पीछे जाकर के देखो तो यूपीए की सरकार हो या फिर उससे पीछे की एनडीए की सरकार हो, और उससे पीछे और जाओगे तो और भी ज्यादा स्थिति क्लियर हो जाएगी कि विधायिका को कार्यपालिका पे ज्यादा नियंत्रण मिल गया था। जब किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था तो गठबंधन की राजनीति का विकास होता। ध्यान रखना, ये गठबंधन की राजनीति जो है आपको लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने में मदद करती हुई चली गई। ठीक है, ज्यादा उसने मुखर किया है लोकतंत्र को। क्लियर? तो ये चीज हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे क्योंकि हमें वहां पे दलीय व्यवस्था में देखना होगा। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विधायिका को अविश्वास प्रस्ताव लाने का भी जो है अधिकार दिया गया है। हम चूंकि विधायिका बोल रहे हैं तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये केवल लोकसभा के पास है। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका यानी कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्लियर है? यस सर। जी अब सर।
इसके बाद अगर हम बात करें तो नियंत्रण, हमने बोला कि नियंत्रण तो है, सैद्धांतिक तौर पे नियंत्रण देखता है, लेकिन अब इस नियंत्रण में कुछ कमियां भी हैं। यानी कि हम जो बोल रहे हैं कि व्यवहारिक तौर पे उसमें कुछ अंतर आता है। जैसे मैंने एक उदाहरण दे दिया आपको कि अगर जो है कार्यपालिका यानी कि मंत्रिपरिषद को पूर्ण, मंत्रिपरिषद वाला जो दल है या उस समूह को जो है पूर्ण बहुमत मिल जाए या बहुमत मिल जाए, तो वहां पे क्या होगा, या बहुमत से ज्यादा उनके पास सदस्य संख्या है, तो वो क्या करेंगे, वो विधायिका को अपने नियंत्रण में रखना शुरू कर देंगे। यानी कि विधायिका तब वहां पे कमजोर दिखेगी और कार्यपालिका ज्यादा मजबूत। अब गौर करना, 2024 के चुनाव से पहले जो विधायिका थी हमारी, ठीक है, उसकी शक्तियां ज्यादा थी या इस विधायिका की शक्तियां ज्यादा हैं? विपक्ष कहाँ पे ज्यादा ताकतवर दिख रहा है आपको 2024। अभी सर 24 अभी? का। कारण क्या है? 14 से कारण जी सर, 14 से 24 जी, वाले के पास। 2019 नहीं, वाली जो थी चौबीस वो चौबीस से सरकार अभी है। वाली जो है सरकार थोड़ी कमजोर है। जी यस सर। जस्ट एक मिनट। ठीक है, तो नियंत्रण की जो चुनौतियां या कमियां हैं, नियंत्रण में जो कमियां हैं वो भी आपको यहां पे समझना चाहिए। तो पहली बात कि जब, अगर पूर्ण बहुमत है, सत्ता को पूर्ण बहुमत है, ठीक है, या उससे ज्यादा है, तो क्या होगा? इसका मतलब हो गया कि विधायिका में उस दल का जो है प्रतिनिधित्व ज्यादा है, विधायिका में यस सर। प्रभावी है। तो इसका सीधा सा मतलब है, जब भी वहां पे वोटिंग होगा वहां पे हमेशा जो है कार्यपालिका अपनी बातों को मनवा पाएगी। ठीक है, अब इसके पीछे कमियां क्या हो जाती है अगर गौर करोगे। 2024 से पहले, जस्ट मैं 2024 वाला, अभी वर्तमान के उदाहरण से हम आसानी से इसको समझ सकते हैं, या आप जो है अगर जाओगे तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी वाले टेन्योर में, एरा में जाकर के भी देखो, वहां भी ये चीज आपको देखने को मिलेगी कि सरकार जो है बहुत ही अल्प समय में कोई भी जो है विधि निर्माण करा देती थी। ठीक है, यस सर। विधि निर्माण हो जाता था। मतलब ऐसा भी हुआ है कि एक एक दिन में, किसान कानून भी तो आ गया था ना सर, इसी वजह से बिल्कुल जल्दी बिल्कुल, से। एक एक दिन में जो है बिल यानी विधेयक पास हो गए थे। ठीक है, विधेयक क्लियर हो गए, यानी सीधी सी बात है कि उसमें जो है चर्चाएं उस तरीके से नहीं हुई जैसी चर्चाएं हर एक प्रावधान पे होनी चाहिए थी। क्लियर? अब सोचो, यस हम सर। तीन वाचन की बात करते हैं ना किसी भी विधि के लिए, तीनों वाचन अगर एक ही दिन में पूरा हो जाए तो क्या उस पर बात होगी? हो पाएगी सामान्य तौर नहीं पे? होगा सर। नहीं हो पाएगी। नहीं। नहीं सर उस जी। समय दूसरा जो है, अधिकांशतः जो देखने को मिलता है कि विधायिका जो है, कि अगर कहें तो जो भी सत्र आयोजित होता है तो विपक्ष उसमें ज्यादातर जो है या तो अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश करता है या फिर जो है बहिष्करण कर देता है। ठीक है, बहिष्करण कर देता है। तो इससे क्या हो जाएगा कि विधायिका का जो कार्य करने की वास्तविक समयावधि है वो बहुत कम हो जाती है, न्यून हो जाती है। वैसे भी हम जो है वर्ष में 3 बार एक तरीके से मिलते हैं, वैसे 2 बार कम से कम मिलना है तो हम 3 बार मिलते हैं। ठीक है, राइट, एक वित्तीय मतलब अगर वर्ष की बात करेंगे तो हम 3 बार वहां पे मिलते हैं। अब जब हम वहां पे 3 बार मिल रहे हैं तो उसमें भी हम इतना काम नहीं कर पा रहे हैं, हम कुछ ही घंटे काम कर रहे हैं, मतलब उत्पादकता विधायिका की बहुत ही कम हो जा रही है। क्लियर है? यस दूसरा, सर। आपका जो है बहस में रुचि का अभाव। न तो सरकार, सत्ता पक्ष चाहती है बहस करना, न ही जो है विपक्ष उस पर बहस करना चाहता है, ताकि कमियां और सारी चीजें वहां पे क्लियर हो। तो वहां पे अभाव उत्पन्न हो जाता है उस मुद्दे या विधेयक पे ज्यादा बेहतर जो है जानकारी या समस्याओं के निदान की बात अगर हम करें तो वो नहीं हो पाता वहां पे। थर्ड थिंग ये देखने को मिल रहा है, गणपूर्ति का अभाव पूरी तरीके से तो नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे इस चीज को रखते हैं कि गणपूर्ति के आसपास भी कभी कभी हमें सदस्य संख्या देखने को मिल रही है। इसका मतलब है, जैसे एक एग्जांपल ले लो कि हमारी लोकसभा है, उसमें है 543 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, अब 543 सदस्यों की हम बात करते हैं, लेकिन उपलब्धियां अगर देखोगे, वास्तविक उनकी जो उपलब्धि रही है या उपलब्धता रही है वो बहुत कम हो जाती है, वो 300 से भी कम हो जाती है। अगर 543 सदस्यों में से सपोज करो कि 500 सदस्य आते हैं तो किसी भी बिल को पास कराने का मतलब होगा, अगर 500 सदस्यों की हम बात कर रहे हैं तो 251 सदस्यों का समर्थन चाहिए। इसका मतलब है उसमें ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव जो है
समर्थन की आवश्यकता होगी, और कई बार ये चीज हो जाएगा कि सरकार ही बन रही है 273-74 पे, तो 251 अगर नहीं आया तो सरकार गिर सकती है। तो सदस्यों का कम होना कई बार ये जो है समस्या उत्पन्न कर देता है कि जो विधि निर्माण निर्माण नहीं हो पाती वो हो रही है। क्लियर? थर्ड थिंग, बहिष्करण वाला पॉइंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जब विपक्ष के द्वारा बहिष्करण कर दिया जाता है तो कोई भी बिल पास होने से रुकेगा नहीं। ये आप सबको पता है, राइट? विधि निर्माण में ये चीज हमने डिस्कस किया था कि विधि निर्माण की अगर बात करेंगे तो उपस्थित होने वाले सदस्यों में ही मतदान होगा, और उसी के अनुरूप जो है उसमें बहुमत की बात की जाएगी, बहुमत से समर्थन की बात की जाएगी। क्लियर? दूसरा, बस ये ध्यान रखना कि गणपूर्ति वहां पे हो जानी चाहिए कम से कम। अब सपोज करो कि अच्छा, लोकसभा में मुझे गणपूर्ति का बताओ कि कितना है? 1/10 है सर जी। कितना हो जाएगा? 45। नहीं, 45। 45 नहीं होगा, 55। 55। वन अपॉन 55 टेन 55 होता सर, है। 55। 1/10 ले जी। जाओ तो वन 55 पॉइंट होता टू है। के यानी 55 हो जाएगा। ठीक है, तो 55 सर। 55 जब आप लेके जा रहे हो तो 55 सदस्य होने चाहिए। अब सोचो कि किसी दिन मान लेते हैं कि लोकसभा में केवल और केवल 100 सदस्य आए, तो वहां पे किसी विधि के निर्माण के लिए, अगर गणपूर्ति की बात करें, हो रहा है। अब सामान्य बिल अगर आया है और उसकी अगर मान लो कि उस दिन उसमें मतदान हो रहा है, तो क्या होगा? केवल और केवल 51 सदस्यों की संख्या आपको चाहिए उस बिल को पास कराने के लिए। गौर करना, 51 ही सदस्यों की संख्या चाहिए। इसका मतलब वो तो वास्तव में गणपूर्ति से भी कम हो गया। ठीक है, हम ये चीजें भी जी ध्यान सर। रखेंगे, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो कम उपलब्धता होती है विपक्ष की, अगर ये चीज भी हो रही है तो वो समस्या उत्पन्न कर रही है विधि निर्माण में या कार्यपालिका के नियंत्रण में। ठीक है? क्लियर? क्लियर है? जी सर जी। ठीक है, अब आते हैं, चूंकि संसद के काम की बात हमने कहा समझ लिया, तो संसद के पास क्या है? बहुत सारे कार्य हैं। ठीक है, छोटे छोटे कार्य बहुत सारे हैं। तो संसद कितनी है? एक ही है। अब एक ही संसद है, और अगर ये सारे काम वो करने लगे तो क्या होगा? अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी, इससे कोलैप्स करने की समस्या रहेगी। तो संसद ने इसके लिए क्या एक तरीका निकाला? छोटे छोटे समूहों को जो है कार्यों का विभाजन करना शुरू कर दिया, यानी कि कुछ उनको उत्तरदायित्व देने शुरू कर दिए। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? समितियां कहते हैं। ठीक है, ये समितियां, अब इनके गठन के पीछे ध्यान रखना, क्योंकि संसदीय समितियों का गठन किया जाता है तो एक तरीके से इसमें जो सदस्यों को लाना होता है उसमें, वैसे तो दोनों अगर कहें तो सदन में होता है, और इनमें ध्यान रखना कि अध्यक्ष के द्वारा इनका जो वो होगा ढांचा क्रिएट किया जाता है कि कौन कितने, मतलब सदस्य कितने होंगे, कौन कहाँ से होगा, विपक्ष का नेता होगा या विपक्ष से कोई आएगा उसका अध्यक्षता करेगा। तो ये सब चीजें जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बस एक चीज ध्यान रखना कि इन संसदीय समितियों को कुछ कार्य आवंटित किए जाते हैं। कुछ ऐसे भी, अब संसद के कार्यों को गौर कर लेना, अब यहां से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। संसद के कार्य अगर बात करोगे तो संसद का कार्य अगर देखें तो कुछ जो है अस्थायी कार्य है। ठीक है, और कुछ समय समय पे आने वाले कार्य हैं। ठीक है, तो अस्थायी कार्यों को करने के लिए अस्थायी समितियों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और समय समय पर आने वाले कार्यों के लिए अस्थायी, ठीक है, या फिर पदार्थ समिति है जी सर। एडहॉक जो बोलते हैं, एडहॉक कमिटीज जी। बनती हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर? क्लियर है? जी सर जी। यस। यस। तो संसदीय समितियों के जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उनमें कौन, अब आप अपने हिसाब से बता सकते हो कि क्या क्या चीजें हैं जो वो काम करते हैं, यानी इनका महत्वपूर्ण पहलू क्या है? हमने कुछ बताया है, मैं चाहता हूं कि कुछ आप लोग बताओ यहाँ पे। जैसे सर कानून बनाने और जो मतलब पहला वाला कानून है उसमें संशोधन करने, और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, ये सब पे। तो और इसमें उसके समितियों बाद का क्या रोल है? मतलब अगर कहें तो अविश्वास प्रस्ताव की या निंदा प्रस्ताव की बात कर रहे हैं तो। संसद के यही कार्य है ना सर। नहीं, संसद के नहीं, हमने संसदीय समितियों के महत्वपूर्ण पहलू की बात समिति। की। सर तो मैं संसदीय बताऊं? हाँ बिल्कुल। सर इसका कार्य होता है कि सबसे पहले तो ये दलगत मतभेदों से दूर होती है। ठीक है। सदन को किसी काम के लिए विशेषज्ञता प्रोवाइड करवाती है ठीक है। और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करती है गुड। ठीक। और सर्वसम्मति हम्म। हाँ, विधायिका में, सर्वसम्मति से बिल्कुल कार्य होता है ये। बिल्कुल, विधायिका में सर्वसम्मति तैयार करने में भी महत्वपूर्ण रोल है। लेकिन एक चीज और है, वो ये है कि अगर यहाँ पे हम बात करें, जो मैंने यहाँ पे दिखाया है महत्वपूर्ण पहलुओं में, ये दोनों उसके महत्वपूर्ण पहलू हैं।
आपने बताया है विमी, ये सब चीजें तो क्या है कि वो जो है संसद के कार्यभार को हल्का कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, अब मंत्रिपरिषद यानी कि विभागों के कार्यों का जो है देखना है, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, विधायिका को देखना है। अब ये जो है एक विशेष, जैसे मंत्री अगर कहें तो गृह मंत्रालय के कार्यों को जो है देखना है अगर, ठीक है, तो गृह मंत्रालय से संबंधित जो अस्थायी समिति है वो इस कार्य को देखेगी। ठीक है, तो वो गृह मंत्रालय से जुड़े हुए प्रश्नों की बात करें या उनसे जुड़े हुए मुद्दों की, क्या किस तरीके के काम कर रहे हैं, वो उनसे जांच कर सकती है या उनसे जो है डिस्कस कर सकती है। क्लियर? तो ये सब चीजें जब हो रही होंगी तो इसका मतलब है विधायिका इन समितियों के माध्यम से अपने अधिकारों का ज्यादा व्यापक उपयोग करती है, सैद्धांतिक तौर पर। क्लियर? दूसरा, तो इसका मतलब है क्या किया उसने, संसद के कार्य को हल्का कर दिया कि जो विभाग पे नियंत्रण करना था या विभाग की निगरानी करनी थी, वो काम जो है एक छोटी सी समिति कर रही है जिसके पास जो एक्सपर्टीज है गृह मंत्रालय के कार्यों को देखने की। ठीक है। दूसरा, गहन अध्ययन। जैसे सपोज करो कि कोई भी, जैसे अभी एक जेपीसी गठित की गई थी, राइट, अभी हाल में किसी बिल के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित की गई थी। हाँ सर, की गई थी। कौन किस सा बिल? बिल है वो नहीं जानी, पर की गई थी अभी। एनीवन? तो पता है शायद तक सर। जो 106 अमेंडमेंट हुआ है, जो नारी शक्ति वंदन, उसी पर ही होगा। वक्फ बिल याद है सबको? यस सर। जी नहीं, सर। इसमें तो नहीं है, किसी और में है ऐसा लग रहा है सर। वक्फ बिल में नहीं है? हाँ। बिल्कुल है। इन वक्त बिल में ही है सर। नाम बताओ लीडर का, यूपी से वो लीडर। कांग्रेस के एक पुराने नेता हैं, नाम मैं भी अभी थोड़ा सा मिस कर गया हूँ, क्योंकि बोलते बोलते मैं ही मिस कर गया उसमें। तो उनका जो है, उनको उनके अंडर में जो है, वो अभी बीजेपी में है, और उनके अंडर में जो है ये कमेटी गठित की गई थी। ठीक है, जेपीसी थी। और इसने जो है फाइनली वो जो पहला वक्फ बिल वाला आया था, तो उसमें जो कुछ संशोधन या कुछ सुझावों को लेकर के उसने रखा। वैसे तो ये चूंकि बीजेपी की तरफ से ही थे, अध्यक्ष हमेशा जेपीसी के अध्यक्ष जो है सत्तारूढ़ दल से ही हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे बहुमत होता है उनका, तो अध्यक्ष उन्हीं को चुन लेते हैं, उन्हीं में से ले लेते हैं। और उनकी तरफ से लेने की वजह से इस समिति में जो है जो नियंत्रण था वो कहीं ना कहीं सरकार के पास था, तो उसने जो है इन चीजों को क्या किया है कि मतलब उसी तरीके से एज इट इज, जैसे सरकार चाह रही थी वैसा ही रखने का प्रयास किया था। ठीक है। यस सर। नाम थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ। बड़े फेमस कांग्रेस के नेता रहे हैं पहले, किसी को याद है नेम? सर पता नहीं कौन कौन से सा बिल हो पे सकता है। आया था? वक्फ बिल पे था। एक ओके सर। मिनट, जस्ट एक मिनट। जगदम्बिका पाल हाँ करके। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, जगदम्बिका पाल। क्लियर है? तो थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है कि जेपीसी जो गठित की गई थी वो जगदम्बिका पाल के अधीन गठित की गई थी, और उसने निर्णय दिया था। तो बेसिकली क्या हुआ कि जो कुछ मुद्दे थे उन पे उन्होंने काम किया, और कुछ मुद्दे जो सरकार चाहती थी कि नहीं वो एज इट इज रखा जाए, तो उनको एज इट इज रखा गया और उसको जो है पारित कराया गया। इसी वजह से कांग्रेस, आप, और जो तेलंगाना हैदराबाद से जो एक आते हैं ओवैसी, इन तीनों ने जी। मिलकर के सुप्रीम कोर्ट में जो है इन तीनों के जो राजनीतिक दलों की बात करें, इन तीनों राजनीतिक दलों के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है एक जो है याचिका दायर की गई थी इसके खिलाफ। क्लियर? वक्फ बिल के खिलाफ जो है याचिका दायर की गई थी, इसीलिए आनंद फानन में सरकार के द्वारा जो इसको जो है एक्ट को लागू कर दिया गया तुरंत। क्लियर? तो ये चीजें भी थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना होगा कि ये कुछ महत्वपूर्ण डायमेंशन है जो हम समझ रहे होते हैं, तो उसमें हमको आसानी से समझ में आ रहा है। ठीक है, लेकिन जेपीसी अस्थाई समिति है या अस्थाई अस्थाई समिति है? अस्थायी है सर, अस्थाई एक होगी साल शायद सर। क्यों? एक साल रीजन जी बताओ। सर। एक ही काम के लिए बना है। रीजन बताओ क्यों, क्यों जेपीसी जी और सर। जी। सर, इसका वो एक उद्देश्य है, वो उद्देश्य पूरा होकर के खत्म हो जाएगी सर। ठीक है, दैट्स जी। गुड। ठीक है, तो ये एक एडहॉक समिति है, और जेपीसी में सदस्यों की संख्या फिक्स की गई है, उल्लेख किया गया है कहीं पे कि इसकी सदस्य संख्या इतनी ही होगी।
जेपीसी को अस्थाई लेकर। है तो सर एकदम से उल्लेख नहीं किया गया होगा जहाँ तक मुझे ठीक है। लगता है। तो जेपीसी जो है यानी कि अस्थायी समिति है, और उसमें सदस्यों की संख्या जो है का कोई मानक या फिक्स जो है अंकीय जो है उसमें उदाहरण नहीं दिया गया है, उदाहरण नहीं है कि इतना ही होना चाहिए। लेकिन सामान्यतः अभी क्या किया जा रहा है कि वो 31 के आसपास पे गठित की जा रही, जो परंपरा के अनुसार जो है जेपीसी के गठन में इतने सदस्यों को रखा जा रहा है। ठीक है। अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में क्या दोनों सदनों के सदस्य होते हैं या फिर केवल एक सदन का सदस्य होता है? सर दोनों। सर दोनों सदनों के दोनों। सदस्य हो सकते हैं। ठीक है। होते हैं, यस। जेपीसी में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। लेकिन अध्यक्ष किस सदन से होता है? लोकसभा से होता होगा सर। लोकसभा से जाएगा। ठीक है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को जो है वहां पे उसका चेयरमैन जो है घोषित करने का अधिकार है लोकसभा के अध्यक्ष के पास। क्लियर है? तो ये चीज यस थोड़ा सा सर। आपको दिमाग में रखनी होगी। अब जो अस्थायी समितियां जो है, हमने देखा कि कार्य विभागों के कार्यों की जानकारी रख सकती हैं, उन विभागों के बजटों के बारे में भी जानकारियां रखती हैं। यानी हम जब बजट आता है ना, तो हम केवल वहां पे विपक्ष और सत्तारूढ़ दल देखते हैं, लेकिन वास्तव में कुछ अस्थायी समितियां हैं जो उन मंत्रालयों और विभागों के फंड को लेकर के ज्यादा काम करती हैं, एनालिसिस करती हैं, और फिर उसके अनुसार जो है वो प्रश्न पूछती हैं और उन पे विभाग जो है जवाब देते हैं। क्लियर? कि चाहे वो बजट हो या खर्च हो, वो कोई भी चीज या कोई भी बिल आएगा उस संबंधित मंत्रालय से, तो वो विशेष अस्थायी समिति जो है उस पर कार्य करने लगती है कि क्या क्या चीजें उसमें है। अगर समयावधि है प्रॉपर तो उसमें वो चीजों को चेक करती है। तो ये कुछ काम है जो सब अगर देखें तो महत्वपूर्ण पहलू के तौर पे वहां पे हमें देखने को मिलेंगे, अस्थायी संसदीय समितियों या अस्थायी संसदीय समितियों को लेकर के। क्लियर? तो अच्छा, ये अब यस सर। समझने में आसानी हो जाएगी कि अस्थायी समिति कौन सी होगी और अस्थायी समिति कौन सी होगी। जी सर जी। हो यस जाएगी। सर। जो हमने डिस्कस जी किया, सर। अब वहां पे फैक्चुअल डेटा नहीं याद करना है कि जेपीसी अस्थायी है। बस आप जेपीसी का काम देखो कि जेपीसी काम क्या कर रही है। ठीक है। तो आपको याद रखने में वो आसान सरलता आज हो जाएगी कि भाई ये जो है कौन सी समिति है, अस्थायी होगी या अस्थायी होगी। अगर आपको काम उसका पता है, उसका नेचर पता है, बस क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है। फिर यस सर। इन समितियों की अगर हम बात करें तो इन पे जो है विधेयक पर संयुक्त चर्चा, यानी कि दोनों सदनों की जो है बात करें तो वहां पे सदस्य होते हैं, तो दोनों सदनों की बात वहां पे एक तरीके से सदस्यों के द्वारा संयुक्त रूप से चर्चा हो जाती है। और साथ में जेपीसी को यह भी अधिकार मिल जाता है, अगर कोई वित्तीय अनियमितता हुई है तो विधायिका अपनी तरफ से इसकी जांच करा सकती है। कोई दो उदाहरण बता सकते हो जहां पे जेपीसी का गठन किया गया था वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए, और उस समय सरकार बहुत प्रॉब्लम में आ गई थी? कोई दो फेमस उदाहरण पता है आपको? नहीं पता है? नहीं सर सर। जी, तीन है वैसे जेपीसी में। हम्म। आ, डॉरी प्रोविजन था, और हम्म। बैंकिंग सर्विस वाला था, और वो कोटा से संबंधित था, टेररिज्म पे, प्रिवेंशन ऑन नहीं नहीं, टेररिज्म वो तो बिल। वो तो आप बता रहे हो वो संयुक्त अधिवेशन वाला हो गया। वो संयुक्त अधिवेशन में था, मैं जेपीसी की बात कर रहा हूँ। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो गठित की गई थी, खास करके ध्यान में रखना, 2G स्कैम, ठीक है, और कोल यस सर। आवंटन स्कैम जो है, कोल स्कैम, ये दो ऐसी घटनाएं हैं जहां पे संयुक्त समिति गठित की गई थी सीएजी के जो है रिपोर्ट के बाद, और उसने जो है बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी सरकार के लिए। ठीक है। वहां पे गठित यस। की गई जी सर। थी। इसलिए विपक्ष क्या चाहता है, बार बार जो है जेपीसी गठित करने की बात करता है, क्योंकि उसके पास शक्तियां आ जाती है, क्योंकि उसमें जो है राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं। अब जब राज्यसभा के सदस्य होते हैं ना, तो ध्यान रखना, अगर सपोज करो कि विपक्ष को राज्यसभा में बहुमत है, तो किसके सदस्य ज्यादा होंगे जेपीसी में? जाहिर सी बात है, विपक्ष के सदस्य वहां पे ज्यादा आ जाएंगे। विपक्ष के ही होंगे सर। विपक्ष के सदस्यों के होने की संभावना ज्यादा रहेगी। जब विपक्ष के सदस्यों के होने की संभावना ज्यादा रहेगी जेपीसी में, तो बहुमत बदल जाएगा, तो रिपोर्ट बदल सकती है। क्लियर? बहुमत बदलेगा यस अगर सर। जेपीसी में सदस्यों का। सपोज करो कि मान लेते हैं कि वहां पे जो है टोटल 31 सदस्यों में से 15 या 16 सदस्य मिल गए उसको, राज्यसभा से 10 मिल गए, 5 यहाँ से उनके 6 हो गए, तो क्या होगा, अब यहाँ पे रिपोर्ट बदलना संभावित है। यानी कि प्रभाव बदल जाएगा, सरकार को दबाव में आना पड़ जाएगा जेपीसी की रिपोर्ट पे। इसलिए जब बार बार विपक्ष जो है खास करके जब राज्यसभा में उसकी स्थिति अच्छी हो जाती है, तो विपक्ष जो है जेपीसी गठित करने की मांग करने लगता है, हर मुद्दे पे चाहता है कि जेपीसी गठित हो जाए, और सरकार चाहती है कि नहीं गठित। ठीक है, चूंकि जब नहीं, जेपीसी के मेंबर को चुनने का अधिकार सर सरकार को होता है। नहीं नहीं, लोकसभा अध्यक्ष वहां पे अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा करता है अध्यक्ष। और दोनों सदनों से सदस्य आते हैं। क्लियर? ओके सर।
यस तो जेपीसी गठित होने की बात करते हैं तो लोकसभा में जो है ये प्रक्रिया शुरू होती है, तो इसलिए उसकी बात हम कर रहे हैं कि वहां पे वो बार बार इसकी मांग करते हैं कि भाई जेपीसी गठित कर दी जाए, सदन जेपीसी गठित करते हैं। तो जब जेपीसी गठित होगा तो इस तरीके की भी चुनौतियां आएंगी, तो उन चुनौतियों की वजह से सरकार जो है बार बार जेपीसी गठित करने से बचती है। कुछ विरल स्थितियों में ही जेपीसी गठित की जाती है। क्लियर? यस क्लियर यस है? सर अब ध्यान रखना, इन यस संसदीय समितियों की जो रिपोर्टिंग होती है वो सरकार के लिए भी बहुत तनावपूर्ण हो जाती है, तो विधायिका के लिए वो जो है बहुत बड़ा कंट्रोल हो जाता है कार्यपालिका का। तो ठीक है, तो ये समितियों की जो रिपोर्ट आती है वो संभवतः जो हम मानते हैं कि अधिकांशतः क्या हो जाती है कि वो स्वीकार कर ली जाती है, वो अस्वीकार नहीं की जाती, कारण कि उसमें जो है दोनों दलों से, विपक्ष और जो है सत्तारूढ़ दल, दोनों के सदस्य उसमें शामिल होते हैं। क्लियर? यस अब सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसने कार्यपालिका पे नियंत्रण कर लिया, उसने कुछ और भी कार्य कर लिए, लेकिन अब स्वयं पे कैसे वो नियंत्रण रखती है, क्योंकि विधायिका पे नियंत्रण किसी और का सीधे तौर पे नहीं है। ठीक है, विधायिका पर सीधे तौर पे जो है कोई भी नियंत्रण किसी का नहीं है। क्लियर? न्यायपालिका का जो नियंत्रण है वो विधि निर्माण की प्रक्रिया और उसके बारे में है कि संवैधानिक ढांचे का वो उल्लंघन नहीं कर रही है, लेकिन वो अपनी किस तरीके से काम कर रही है उस पर सीधा हस्तक्षेप नहीं है। क्लियर? क्लियर है? जी सर तो जी सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि संसद स्वयं पर कैसे नियंत्रित करती है, तो सबसे पहला उदाहरण आप एग्जांपल दे सकते हो कि जो है संवैधानिक प्रावधान। तो संवैधानिक प्रावधान क्या कहते हैं कि संसद कैसे नियंत्रण कर सकती है अपनी? संसदीय समितियों द्वारा ठीक है, वो भी ठीक है, आपने बताया, तो चलो उसको भी हम रख सकते हैं कि संसदीय समितियों द्वारा जो है नियंत्रण करती है। लेकिन ध्यान रखना, संसद जो है नियंत्रण करने के लिए सबसे पहला कि संविधान में उल्लिखित प्रावधान कौन कौन से जो संसद को अधिकार देते हैं कि वो अपना नियंत्रण रेगुलेशन कर सके। सबसे पहले ध्यान रखना, जब सर अध्यक्ष, विशेषाधिकार आ सकता है हम्म, क्या चीज? विशेषाधिकार विशेषाधिकार तो उसको शक्तियां देगा, लेकिन नियंत्रण की बात हम कर रहे हैं कि नियंत्रण कैसे हो सकता है। तो लोकसभा कोई भी विधायक मतलब अगर कहते हो विधायिका है, विधायिका को ये अधिकार दिया गया हमारे संवैधानिक प्रावधानों में कि वो अपने कार्य के नियम बना सकती है, पहला अधिकार। ठीक है, और दूसरा, वो अपना अध्यक्ष चुन सकती है जो पूरे के पूरे जो है उस विधायिका के कार्य संचालन को जो है नियमित करता है। क्लियर? कौन सा बिल होगा, धन विधेयक कौन सा नहीं होगा, इसकी भी बात वो स्पष्ट तौर पे वहां पे कर देती है। तो ये चीज भी विधायिका के कार्यों पे नियंत्रण लगाने की बात करती है कि संसद स्वयं पे अपने संसद के नियंत्रण में हमने अध्यक्ष की भूमिका को देखा। फिर इसके साथ ही साथ जो है हम अगर बात करेंगे तो वहां पे एक संशोधन है। ठीक है, कौन सा संशोधन है, कोई बता सकता है? जिसमें नियंत्रण सदस्यों पे नियंत्रण लगाया है। सदस्यों पर कार्यपालिका के सदस्यों पर सामने लिखा हुआ है कार्यपालिका नहीं, विधायिका के सदस्यों पे 52वां संशोधन। दल बिल्कुल बिल्कुल दल बदल है क्या सर बिल्कुल, जिसमें अनुसूची कौन सी है, 10वीं अनुसूची। ठीक है, यस सर बिल्कुल, तो ये जो है संविधान में ही उल्लिखित है। तो 10वीं अनुसूची भी संवैधानिक प्रावधानों की भूमिका दिखाता है कि किस तरीके से जो है संसद स्वयं पे नियंत्रण लगा रही है। स्वयं पे नियंत्रण का मतलब अपनी पहले की कार्यप्रणाली कैसे संचालित होनी है उस पर नियंत्रण लगा लिया, उसका एक तरीका डेवलप किया। फिर अध्यक्ष की भूमिका को वहां पे स्पष्ट कर दिया कि अध्यक्ष क्या क्या चीजों को रेगुलेट कर सकता है। थर्ड थिंग, सदस्य सदस्य क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, इस चीज को भी डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से उसने अपने पे नियंत्रण लगाया हुआ है। क्लियर? तो सर्वोच्च भूमिका अध्यक्ष की हो जाएगी, संवैधानिक प्रावधान और दल बदल निरोधक जो कानून है वो आपको बताता है कि कहां पे नियंत्रण कैसे लगा रही है। तो अगर कल को ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए कि संसद स्वयं पर नियंत्रण लगाने के लिए निम्नलिखित से किन किन का उपयोग करती है, ठीक है, तो यह संसद पे द्वारा स्वयं पर नियंत्रण लगाने के लिए निम्नलिखित में से किन किन का उपयोग किया जाता है, तो ये आपको तीनों जो है चीजें दिमाग में रखनी होंगी। क्लियर है? अच्छा, दल बदल जी अधिनियम सर किस किस को क्लियर है? दल बदल निरोधक अधिनियम किस किस को क्लियर है, क्या है क्या नहीं है उसमें? सब तो है सर। अनुराग, विमी, रूबी? यस सर सर इसमें है कि जैसे 2/3 से कम, पहले 1/3 था वो हट गया है सर। अब हम्म 2/3 से कम सदस्य अगर किसी दूसरे दल में जैसे कोई सत्ता में सरकार है, तो उसके सदस्य किसी और दल में शामिल होते हैं तो डिस्क्वालीफाई कर देगा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष से। इस यानी आधार विधायिका पर में, दल बदल। लोकसभा में नहीं लेंगे, विधायिका में ले लो आप, क्योंकि ये राज्यों की जी रेगुलेटरी है। ठीक है, तो अलग अलग जी नहीं है, तो हम इसलिए विधायिका तो शब्द ले सर लेते
ठीक है। इसमें क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष ही डिसाइड करता है ये डिस्क्वालिफिकेशन में आएगा नहीं आएगा, इस टाइप का है इसमें सर ना, तो ठीक है। फिर वही बोल हाँ रही बिल्कुल, लेकिन न्याय में निर्णय नहीं, मतलब न्यायपालिका निर्णय को नहीं वो कर सकती है, लेकिन प्रक्रिया को जांच सकती है। हूँ। क्लियर। जा सकती है, बिल्कुल। तो ठीक वहां पे निर्दलीय अध्यक्ष। सदस्य भी सर क्या कह रहे डिस्क्वालीफाई हैं? हो जाते हैं, और मनोनीत भी अगर 3 महीने के अंदर ना किसी पार्टी में अपना सदस्यता दिखाएं तो हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर राज्यसभा हम्म, जैसे जो या विधायिका राज्य में विधान सभा में जो है या विधान परिषद में कोई सदस्य जो है मनोनीत हो रहा है, तो वो किस हम्म, मतलब अगर कहें तो तरीके से चीजों को कर सकता है। जैसे अगर कहें तो जो निकल गया। अगर कहें तो हम्म, निर्दलीय व्यक्ति होता है, किसी दल से नहीं होता, तो वो उसके लिए क्या नियम है, ये सारी चीजें उसमें उल्लेखित की गई हैं। तो वो बेसिकली ये दिखाता है कि कब कौन व्यक्ति जो है किसी दल में नहीं जाएगा और कब जो है कोई दल में जा सकता है। तो ये चीज तो ये हम्म, महत्वपूर्ण हो गई। अब इसका एक इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ा है हमारी जो है लोकतांत्रिक प्रणाली पे। ये चीज हम अलग से देखेंगे, और मैं प्रयास करूंगा कि इस पे एक जो है वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दूं ताकि आप लोग और अच्छे से इसको समझ पाओ। ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि अगर इसमें दल बदल निरोधक कानून की बात करें तो इसकी कमी के तौर पे आप दिमाग में रखिएगा कि सदस्यों की जो अधिकारिता थी, ठीक है, यानी कि सदस्यों की जो स्वतंत्रता थी वो कहीं ना कहीं बाधित हो गई है। अब जो है दल के या दल द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पे ही उनको जो है अपने विचारों को अभिव्यक्त करना होता है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि बीजेपी, जस्ट एक नाम दे रहा हूं, बीजेपी ने व्हिप जारी कर दिया कि भाई हम जो है इस बिल का समर्थन करेंगे। अब वो सदस्य, उसको लगता है कि नहीं इसमें कुछ कमियां हैं, विपक्ष के द्वारा जो कही गई बातें हैं वो सही हैं, तो वो आलोचना नहीं कर सकता उसकी। वो जब जाएगा तो उसको जो है, अगर उस पर वोटिंग हो रही है तो वोटिंग में वो वहां पे क्या करेगा, उसको जो है पक्ष में ही मतदान करना होगा, उस दिन अनुपस्थित भी नहीं रह सकता। क्लियर। तो जब ऐसी चीजें जी होंगी सर। तो इसका मतलब हुआ कि सदस्य की जो स्वतंत्रता थी किसी भी विधि पे या किसी भी बात पे मतवाद पे जो है डिस्कशन में शामिल होना, अपना स्वतंत्र विचार रखना, वो बाधित हो गया। क्लियर है। हम्म, तो ये चीज जो है ना हमारे लोकतंत्र के लिए थोड़ी सी कमजोर कड़ी के तौर पे माना जाता है। लेकिन ठीक है, हम इस चीज को जो है इग्नोर नहीं कर सकते कि जब ये लाया गया तो इसका एक इम्पैक्ट ये पड़ा कि यद्यपि इसने अभी भी दल बदल पूरी तरीके से रोका नहीं है। आपके पास बहुत अच्छे उदाहरण है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में हुए विधायकों के जो है फेरबदल में, यानी कि जो मूवमेंट हुआ उनका, तो पूरा का पूरा दल, छोटे छोटे दल तो पूरे टूटने लगे। ठीक है। तो उनको तोड़ना आसान हो गया बड़े दलों की कमोबेश में। तो ये चीज जो हुई है ये हम दिखा सकते हैं कि इसकी कमियां हैं। इसने एक तो कमी वो दिखा दी कि भाई जो सदस्य है विधायिका का, उसकी स्वतंत्रता को बाधित किया है, यानी विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहां पे बाधित हुई है उसकी। दूसरा, वास्तव में ये अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल नहीं है, आंशिक तौर पे सफल है। बड़े दलों के साथ जो है ये बहुत व्यवहारिक तौर पे काम करता है, लेकिन छोटे दलों के लिए ये अभी भी समस्या बना हुआ है कि वो दल बदल होता है। सब कुछ करो, अगर 10 ही सदस्य हैं तो 2/3 की हम बात करें तो 8 सदस्यों को तोड़ना किसके लिए बड़ी बात है, 20 सदस्यों को तोड़ना किसके लिए बड़ी बड़ी बात है, दल बड़ा है। राइट। तो वहां पे जो है अस्थिरता आ ही जाती है। क्लियर है। यस सर। ठीक है। अब जो इसमें चूंकि आपको पता है कि इसका जो आपको उद्देश्य तो पता है, दल बदल निरोधक कानून का उद्देश्य पता है, 10वीं अनुसूची में चीजें जो हैं वो पता है, उसमें कोई कंफ्यूजन। नहीं सर जी। ठीक है। सर व्हिप जो आपने बताया वो दल बदल में ही शामिल है क्या, वो पहले से शामिल था या दल बदल के बाद आया है? नहीं, विप की जो अवधारणा है ना वो विकसित हुई है और ली गई है। वो बेसिकली ऐसे तो सीधे सीधे कहीं पे उसका उल्लेख नहीं किया गया था पहले, लेकिन बाद में वो हम्म, नियमावली में शामिल है अब। तो नियमावली में ये शामिल है कि अगर विप जारी हो गया तो फिर वहां पे प्रभावी हो जाएगा। मुझे एक बार, पहले जो है सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को बोलने का अधिकार होता था, वो जो है सरकार से प्रश्न पूछते थे और उनकी आलोचना किसी काम की कर सकते थे, करते थे। ठीक है। हम्म, ये चीज होती रही है खास करके जो है इस संशोधन से पहले तक। क्लियर है। हम्म, यस सर। यस अब सर। ठीक है, अब आगे अगर हम बढ़ते हैं ये एस्पेक्ट पे। हाँ। संसदीय कार्यप्रणाली के अनुसार भी ऐड हुआ था। हाँ बिल्कुल, संसदीय कार्य प्रणाली के अनुरूप ही है ये। सर वीप है वो दल बदल विरोधी अधिनियम के अनुसार ही आया है, जो हाँ। ब्रिटिश से लिया है। नहीं, पहले व्हिप जारी होते रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होता रहा होगा, पहले भी व्हिप रहा होगा, लेकिन वो बाध्यकारिता की बात आप समझ सकते हो कि वो थोड़ा कम रहा होगा। इस तरीके की तो सर बाध्यकारिता नहीं हाँ रही कि सर, उनको पार्टी सदस्य होगी तो बदले। निर्दिष्ट तो होंगे हाँ। कोई ना। सदस्यता समाप्त की बात आ हाँ, गई सदस्यता इस। समाप्त वाली जो बात मैं कह रहा हूँ, मतलब व्हिप का तो मतलब मैं सर ये बस उसके साथ जोड़ रहा हूँ कि सदस्यता समाप्ति वाला जो अवधारणा है वो कहीं ना कहीं जो है इसके साथ जुड़ गई होगी, लेकिन फिर भी मुझे उसको क्रॉस चेक करने की जरूरत है, आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। ठीक है क्लियर। सर। संविधान में नहीं है,
जी हाँ, सर। संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन जैसे प्रक्रिया अब ये पहले से थी या नहीं, रूबी का ये प्रश्न था, सीधी से मैं फिर से क्लियर कर दूं कि जी विप जी की प्रक्रिया या विप की जो तकनीकी है वो पहले भी इससे उपयोग में लाई जाती थी या नहीं। बात बाध्यकारिता की एक अलग है, बात ये है कि वो विप पहले भी यूज होता था दलों के द्वारा या नहीं होता था, बस ये देखना है। तो वो चीज एक बार हम लोग कहीं भी मैं एक बार चेक कर लूंगा तो मैं उसके बाद बता दूंगा। ठीक है। ठीक अब है जो सर। है इसमें हम कंक्लूजन करें अगर विधायिका को लेकर के, ध्यान रखना ये लगभग जो चीजें हमने डिस्कस की हैं वो सारी की सारी जो है राज्य विधानसभाओं के लिए, विधान मंडल के लिए भी लागू होती हैं। कोई कंफ्यूजन? हाँ, बस ये ध्यान रखिएगा कि विधान परिषद के पास उस तरीके की शक्तियां नहीं होती कि सामान्यतः जो राज्यसभा में हमें शक्तियां दिख रही हैं। क्लियर? कारण क्या है इसके पीछे कि राज्य विधान परिषद का गठन जो है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं फिर उसके बाद कंक्लूजन की तरफ बढ़ जाएंगे। तो राज्य विधान परिषद जो है उसकी बात अगर करोगे तो उसका निर्माण ही विधानसभा के द्वारा अनुशंसा के आधार पर होता है। ठीक है। यद्यपि गठन के बाद वो एक अस्थायी सदन हो जाता है, लेकिन उसको जो है कम शक्तियां दी गई हैं, बस वो क्रॉस चेक करने वाली शक्तियां दी गई हैं। तो यानी जैसे राज्यसभा के पास सामान्य विधेयक को लेकर के बहुत अधिकार है, लोकसभा के समान अधिकार है, वैसा कुछ अधिकार जो है राज्य विधान परिषद के पास नहीं है। राइट? क्लियर? क्लियर है? जी सर। तो ठीक विधान, है ये सर। मुझे बताओ कि विधान परिषद जो है कितने दिनों के लिए किसी बिल को रोक सकती है, या फिर राज्य विधान परिषद ने उसमें कोई संशोधन कर दिया है तो उसका क्या होगा? राज्य विधान परिषद में सर अगर कोई संशोधन कर भी दे तो वो माने या ना माने यानी कि वो विधानसभा। राज्य विधानसभा पे ये निर्भर करता है कि उस संशोधन को वो माने या नहीं माने। यानी कि राज्य विधानसभा फिर से उस बिल को अगर उसी तरीके से पास कर देती है हाँ जैसा तो पहले था, उस संशोधन को खारिज करते हुए, तो फिर वो बिल जो है माना जाएगा कि भाई अब आगे पारित हो चुका है, अब वो सीधे जो है राज्यपाल के पास चला जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन हमने डिस्कस कर लिया। दूसरी कंडीशन हमने बात की थी कि अगर उसको वो जो है खारिज कर दे, राज्य विधान विधान परिषद जो है खारिज कर दे कि भाई नहीं ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो उसका क्या होगा? या सर वो तब अपने भी पास होल्ड उसका कर ले? चला जाएगा, हो जाएगा। नहीं सर, अगर वो खारिज कर दे फिर भी दोबारा से वो मतलब साधारण बहुमत से पास करके भेज देंगे ठीक। विधान परिषद में, और अगर उसने वो पारित होल्ड कर माना लिया है तो, जाएगा। अगर होल्ड कर लिया है राज्य विधान परिषद ने तो? अ, सर सर 14 दिन तब भी वाला दोबारा से पास कर देंगे। कॉन्सेप्ट पे काम नहीं सर आएगा क्या? नहीं, 14 दिन का विधान इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं है अच्छा, सर। सर विधान उसमें परिषद में समयावधि तो है। मतलब बहुत समयावधि किसी को पावर है, याद है? एक पावर नहीं है। 6 मंथ। नहीं, 6 माह नहीं है। 6 माह की अवधि की बात नहीं की गई है। राज्य विधान परिषद को किसी विधेयक पे कितने समयावधि के लिए जो विचार करने का समय दिया जाता है कि इसके अंदर आपको मतलब उसको करना होता है एक तरीके से अरे अघोषित तो होता अभी तो है। 3 माह की है ना। बिल्कुल 3 माह यानी 90 डेज है। ठीक है। सर वो 90 दिन। राज्यपाल के लिए है क्या? नहीं नहीं नहीं, राज्य विधान 3 माह। परिषद की बात कर रहे हैं, राज्य विधान परिषद। क्लियर? राज्य विधान यस सर। परिषद के पास 90 दिन यस होते हैं यस। किसी भी बिल को, अगर उसने उस बीच में पारित नहीं कर दिया है तो वो राज्य विधान परिषद से बिल पारित माना जाएगा। क्लियर? यस सर। ठीक है। तो ये कुछ अवधारणाएं हैं जो आपको दिमाग में रखना होगा। अब राज्य विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष तौर पे होता है या प्रत्यक्ष तौर पे होता है? अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। होता है। एक अप्रत्यक्ष। इसमें था है सर, 1/3 टीचर द्वारा, हम्म। 1/3 स्टूडेंट का है, और नहीं सॉरी सॉरी सर, 1/12 1/12, 1/3 विधायकों द्वारा हो गया है, मतलब एमएलए चुनेंगे, और 1/3 हो जाता है नगर पालिकाओं द्वारा, और ठीक है। 1/6 नियुक्त करते हैं, मतलब मनोनीत करते हैं राज्यपाल, 5 आधार की संख्या। ये सर। तो कितना हो गया? जी सर जी यही है। इतना ही है सर, एक नहीं, बटे ती 12 1/12 1/3 1/3 ऐसे। 1/3 1/3 हुआ आपका जो है 2/3, और उधर जो है ये हो जाएगा 1/6, और इधर 1/6 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक है। बेसिकली मैं बिल्कुल मैं सर, आपसे ठीक है। कैलकुलेशन पूछ रहा था कि कितना हुआ, जी जी। कि भाई आपको ये पता हाँ चलना चाहिए ना मैंने क्या किया अभी। मैंने उस बिल्कुल। कैलकुलेशन को क्रॉस चेक किया इजीली कि हम्म, कितना कितना किसके पास होता है। तो वो जो है 1/12 1/12 हमने जोड़ लिया, 1/6 हो जाएगा वो। फिर इधर जो है 1/6 हमने देखा, वो दोनों मिलाएंगे तो 1/3 हो जाएगा, और फिर जो है जी सर। 1/3 हमारे पास ऑलरेडी है। तो थोड़ा सा आप जो है इन कैटेगराइजेशन को थोड़ा सा इस तरीके से भी रख सकते हो कि शिक्षक और छात्रों से जो है 1/6 सदस्यों एक का, बटा बारह एक एक बटे बटे जी छह सर। बारह करेंगे। एक एक बटे बटा बारह बारह एक होता बटा है। बारह हाँ बिल्कुल, तो 1/6 यस हो गया। अब जी जी सिंपल सर। समझना, कल यस को यूपीएससी आपसे पूछ ले
कि शिक्षकों और छात्रों का संयुक्त रूप से विधान परिषद में कितना जो है वो सदस्यों का निर्वाचन करते हैं, तो फिर आपका 1/6 आंसर होगा। वहां पे कोई आपको ये पढ़ाने वाली चीज नहीं है, आपको ये जोड़ के रखना जी होगा, ये सर। बेसिक मैथ्स है। ठीक है, क्लियर। मैंने जानबूझ के ये चीज किया ताकि आपको कैलकुलेशन कर लो, क्योंकि जैसे यूपीएससी कभी कभी सम अप कर देती है कि इनको जोड़ दिया उसके साथ और फिर पूछती तो हमें याद नहीं होता कि भाई कितना होता है, जबकि एक काम क्या करना है हमें, हमने जो पढ़ा हुआ फैक्ट रखा है, तथ्य है, उसको बस उसके हिसाब से जोड़ लेना है या घटा लेना है, जो भी करना है। क्लियर। हम्म। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा हमें दिमाग में रखना होगा। इसके अलावा जो है विधान परिषद का अध्यक्ष कैसे चुना जाता है, और विधानमंडल में क्या किसी संयुक्त समिति के गठन की व्यवस्था है या संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? नहीं है सर। ठीक है, क्यों नहीं है? अधिवेशन क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? एनीवन? क्योंकि सर राज्य विधान परिषद को हम्म। से कोई संघीय प्रावधान का मुद्दा नहीं उठता है, तो इस वजह से इसको मतलब नहीं रखते, पावर उतना नहीं दी गई बट है, अवरोध इक्वल तो हो पावर सकता है ना, नहीं दी। ध्यान रखना, अवरोध तो हाँ, हो अवरोध सकता हो है। सकता हमने है, तो पर अवरोध की बात की, अवरोध तो भी संयुक्त समिति का काम ही है अवरोध को दूर करना दोनों सदनों में, हाँ राइट। बिल्कुल। तो अब यहाँ पे ध्यान यस। रखना, कारण इसके पीछे जो आप बता रहे हो रूबी वो है, लेकिन इसके साथ और भी कुछ कारण है, वो बहुत बेसिक तौर पे आपको पता है, वो बस आपको जोड़ना है। पहला बहुत इजी कारण है, क्योंकि विधान मंडल में विधानसभा को ज्यादा अधिकार दिया गया, और इवन अगर बात करें तो विधान परिषद के गठन में भी विधानमंडल की भूमिका हो जाती है। इसलिए वहां पे विधायी निर्माण प्रक्रिया में विधान परिषद के पास इतनी ही शक्तियां हैं कि वो 3 माह तक किसी विधेयक को रोक सकता है, या फिर अगर उसने खारिज कर दिया है या कुछ संशोधन कर दिया है तो राज्य विधानसभा उसको पुनः जो है अपने यहां से पारित करके उसमें बदलावों को स्वीकार कर सकती है, बदलावों को अस्वीकार कर सकती है और पारित कर देगी। तो जब ऐसी शक्तियां विधानसभा के पास हैं, तो फिर वहां पे संयुक्त अधिवेशन और जेपीसी संयुक्त समितियों जैसी बात करें तो संस्थाओं या ढांचों की आवश्यकता ही नहीं बनती है, इसलिए उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। अब ये गौर कर लीजिएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा कि संघ की लोकसभा, यानी संघ की लोकसभा की तुलना में, आप लोग पढ़ते हो ना कि राष्ट्रपति की तुलना में राज्यपाल को ज्यादा शक्तियां प्राप्त हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, तुलनात्मक तौर पे केवल विधायिका की बात करें तो लोकसभा की तुलना में जो है राज्य विधानसभा के पास जो है ज्यादा शक्तियां हैं, ज्यादा प्रभावी है अपनी दूसरी सदन की तुलना में। क्लियर? जी क्लियर सर है? जी। यस सर। तो ये सब चीजें ना हमें अपनी एनालिसिस से इसको जोड़ना पड़ेगा, और ये चीजें जब हम जोड़ेंगे तो हमारी क्लियरिटी ज्यादा बेहतर रहेगी। ठीक है, अब जो है निष्कर्ष के तौर पे बात कर लें तो विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण जो अवधारणा है या ढांचा विकास में सबसे महत्वपूर्ण जो आधार बनता है, वो होती है वो प्रतिनिधियात्मक संस्था, यानी प्रतिनिधि होते हैं। किसके प्रतिनिधि होते हैं? तो जनता के, यानी कि जनता यानी कि नागरिक। क्लियर, नागरिकों के प्रतिनिधि वहां पे होते हैं, तो इसलिए वो जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जो है सरकार संचालन के कार्य में भागीदारी को लेकर के। क्लियर। यस। दूसरा, क्योंकि आप सबको पता है कि विधायिका में जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन की भी भूमिका है और अप्रत्यक्ष निर्वाचन की भी। तो सदस्यों में अगर देखा जाए तो सामाजिक पृष्ठभूमि ज्यादा किसका ज्यादा व्यापक होगा? उनका होगा। सपोज करो एक कार्यपालिका के अस्थायी मतलब अगर कहें तो अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य की बात कर लो, और एक मंत्रिपरिषद से आने वाले अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य की बात कर लो, तो उसमें जनाधार किसके पीछे ज्यादा है? जनाधार की अगर बात जनाधार। करें तो किसके पीछे ज्यादा होगा? सामान्य तौर पे जनाधार जो सामान्य तौर पे। बिल्कुल सामान्य तौर पे जो जनाधार होगा वो मंत्री का ज्यादा होगा किसी भी अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य की तुलना में। जी ठीक है, सर। क्योंकि मतलब अस्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका में यही अंतर है कि अस्थायी कार्यपालिका जो होता है उसको जो है फेस ऑफ नहीं करना होता, यानी कि उसको अपना जो है मतलब दिखावटी, वो तो फ्रंट तौर पे नहीं, वो सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे काम करता हुआ दिखता है। ठीक है, सरकार बदल सकती है लेकिन वो प्रतिनिधि अस्थायी होता है, तो वो काम सभी सरकारों के लिए उसी तरीके से करेगा। उसका दायित्व तो है सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का संचालन करे। और प्रतिनिधि चूंकि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हो रहा है, और जबकि सरकार यानी कि मतलब सरकारी अधिकारी वो जो है एक योग्यता परीक्षा के माध्यम से चुना जा रहा है। तो ये दोनों अंतर भी बताता है कि सामाजिक पृष्ठभूमि की अगर बात करें प्रतिनिधित्व के मामले में, तो जो है मंत्रिपरिषद में शामिल होने वाला सदस्य ज्यादा पावर या ज्यादा व्यापक जो है प्रभाव रखेगा, इसलिए उनके पास शक्तियां ज्यादा होती हैं। क्लियर? यस। क्लियर है? ठीक है। अब चूंकि हमारे यहाँ चुनाव की प्रणाली है, ठीक है, और एक निश्चित समय अवधि के बाद चुनाव है, तो जो विधायिका में सदस्य चुना जाता है तो वो कार्यपालिका में भी जा रहा है, तो वो क्या करेगा? उसकी मजबूरी हो जाती है कि जनता की इच्छाओं के अनुरूप कार्य करे।
संघ सरकार अपनी जनता के इच्छाओं के अनुरूप कार्य करती है, तो उसका थोड़ा सा व्यापक व्यू होता है, क्योंकि वो पूरे भारत के सदस्यों की बात करेगा या पूरे भारत की जनसंख्या की बात करेगा। वहीं एक राज्य की विधायिका की बात करोगे तो वो राज्य क्षेत्र में आने वाले सदस्यों या उनकी आवश्यकताओं पे बात करेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूपी का एक सांसद होगा, तो वो जो है ना पूरे यूपी की बात करता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है। या अपने क्षेत्र की भी बात करता हुआ दिखेगा, लेकिन वो यूपी की भी पूरी बात करेगा। ठीक है। या राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पे भी वो बात करेगा, लेकिन जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में शामिल होने वाली बात होगी तो राष्ट्रीय मुद्दों पे उतनी चर्चा करने का प्रयास नहीं करेगा, वो राज्य में उत्पन्न होने वाली स्थितियों या परिस्थितियों पे ज्यादा चर्चा करेगा। क्लियर? यस सर। ठीक है। तो इस तरीके से जनता की इच्छाओं के अनुरूप कार्य करना होगा। अगर जनता की इच्छा है कि रोजगार बढ़ाओ आप और आधारभूत ढांचा विकसित करो और हमें जो है गैस का सिलेंडर फ्री में दो या बिजली जो है हमारे लिए मुफ्त करो या कम करो उसका बिल, तो अगली सरकार, ठीक है, ये सरकार नहीं कर रही है ना, तो अगली सरकार को करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मुद्दा जनता के द्वारा सामने रखा जाएगा और दल इस मुद्दे पे जरूर से जो है काम करते हुए दिखेंगे आप। क्लियर? तो कई बार जो हम बात करते हैं ना कि राजनीतिक दल जो है इस तरीके का जो फ्री बीज वाला कॉन्सेप्ट लेके जा रहे हैं, डेफिनेटली वो लेके आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जनता की भी मांग कहीं ना कहीं है। अगर जनता से डिमांड नहीं होती कि फ्री बीज हम नहीं लेंगे, कुछ नहीं चाहिए हमें, हमें काम करके दो, यस सर। तो फिर वहां पे बदल जाता माहौल। फिर जनता के साथ जो राजनीतिक दलों की जो डिमांड होती है कार्य करने की, वो उस पर काम करते हुए दिखते हैं। क्लियर? साथ में चूंकि यस इन संस्थाओं का निर्माण, आप समझना, इन संस्थाओं को जो है संविधान द्वारा जो है सोर्सेज यानी शक्ति मिल रही है, पावर मिल रहा है, तो इसकी वजह से ये बहुत शक्तिशाली हो जाती हैं। और चूंकि इनके पास विधि निर्माण की शक्ति होती है, तो ये कार्यपालिका पर भी नियंत्रण कर लेती हैं और विधायिका पे भी कहीं ना कहीं उनका एक प्रभाव होता है। अब लोकसभा की बात करो यानी संसद की बात करो तो न्यायपालिका पे उनका नियंत्रण ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो न्यायपालिका के सदस्यों को हटाने की भी प्रक्रिया शुरू कर सकती हैं बिना किसी की अनुशंसा पे। ठीक है। बाहरी, बिना किसी बाहरी अनुशंसा के भी वो जो है ये कार्य कर सकती है। क्लियर? सर। ये तो क्लियर है ना? जी। ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो है विधायिका के अवधारणा को समझना होगा और उसको जोड़ के रखना होगा। अब इसमें जैसे अगर बात करें तो विधायिका के कार्यों को लेकर के कोई समिति गठित की गई थी जिसने जो है इस पे बात किया हो, या कुछ ऐसा है, किसी को जानकारी है? क्योंकि मैंने तो खोजा, मुझे तो नहीं ऐसा कुछ मिला, बट फिर भी आप लोगों को हो सकता है कि किसी को जानकारी है। एनीवन? नहीं सर। ठीक है। एकमात्र जो समिति है आपको अगर मिलेगी तो वो संविधान की कार्य प्रणाली को जांचने के लिए जो समिति गठित की गई थी, कौन सी है? बता सकता है कोई? संसदीय कार्य मंत्रणा समिति। नहीं नहीं, वो वाला नहीं। संविधान, संविधान की जांच के लिए सन 2002 में गठित की गई समिति, वेंकट जी चलैया सर जी। समिति। सर वेंकट चलाया तो जी 2000 जी। में हाँ, 2000 वाली। आई ठीक है थिंक। भाई, वेंकट चलैया समिति जो है, तो उसको जो है थोड़ा सा आप दिमाग में रखोगे। उसने जो है सदस्यों के कार्यों पे भी बात की है, इस सदस्यों को जो है और प्रभावी तौर पे किस तरीके से जो है विधायिका में कार्य करना चाहिए, क्या उनको अधिकार मिलने चाहिए, इस पे उसने थोड़ी बात की हुई है, तो हम उसको जो है रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं। हाँ, वो चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो उसको अलग से चाहो तो डिस्कस कर सकते हो, वहां पे कुछ कमियां आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ भी जो हमने विधायिका की कमियां देखी हैं, कमोबेश वही कमियां हमें जो है राज्य विधानमंडल के सदस्यों या विधायिका के दौरान भी हमें देखने को मिलेंगी। अच्छा, ये तो आप लोगों को क्लियर है ना कि जो दोनों का कार्य क्षेत्र होता है, जैसे संघ की कार्य विधायिका है, उसके पास जो है पूरे संघ क्षेत्र में जो है कार्य करने यानी कि पूरे भारत राज्य क्षेत्र में कार्य करने का अधिकार है, विधि निर्माण करने का अधिकार है। जबकि राज्य विधानमंडल को क्या अधिकार है? उस राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जो चीजें हैं या क्षेत्र है और जो विषय राज्य सूची में है, उन पे उसको कार्य बना मतलब विधि निर्माण करने का अधिकार दिया गया है। जी क्लियर? सर जी। तो ये कंपैरिजन थोड़ा सा हमें इसी तरीके से रखना होगा। कोई डाउट यहां तक या कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। रूबी, श्यामा, सौरभ? नो सर। मेरे पास नहीं। ठीक है। अब इस पे क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे थे, विधायिका पे क्वेश्चन देखे थे क्या आप लोगों ने? जी क्वेश्चन तो नहीं देखे थे। सर मैं तो नहीं देखे। ओके, मेंस वाले क्वेश्चन नहीं देखे आप लोगों ने? मैंने साला क्लास नहीं देखे सर। नोट्स हैं। में थे वही देखे थे सर। सर ने करवा रखे। ठीक है, 1 मिनट देना आप लोग, मुझे पीडीएफ खोजना क्वेश्चन।
स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? स्क्रीन दिख रही जी है? सर जी। ठीक जी है। जी सर। यस सर। ये वाला क्वेश्चन बताइए तो आपको। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक बार पढ़िए आप लोग। यस सर। क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? यस सर। यस सर। जी जी। समझ में आया? जी। हो सकता है क्वेश्चन। हाँ सर। मुझे ऑलमोस्ट हाँ हमने सर। पहला पार्ट तो बहुत क्लियरली डिस्कस कर लिया है। ठीक है, पहला जी सर पार्ट जी। हमने अभी मतलब मैंने पीवाईक्यू नहीं देखा था, ये मेरी तरफ से भी मैं क्लियर कर दूं। लेकिन जब मैंने ये पीडीएफ बनाया था तो इस बात पे मेरा दिमाग था कि हाँ, यहाँ पे भी हमें चीजों को फोकस करना है। तो ये चीजें हमें किस तरीके से लेके चलनी है वो स्पष्ट हो जाता है। तो संसदीय समिति प्रणाली की संरचना को समझाना है कि संरचना कैसी है, पहली चीज। तो संसदीय समिति प्रणाली की संरचना कौन बता सकता है? समिति प्रणाली इसमें सर दो तरह की जो समिति है उनको लिखेंगे, मतलब स्थायी समिति, अस्थायी समिति। ठीक है। स्थायी समितियां। यस सर। हाँ। स्थायी वित्तीय समितियां ये सब, सर्वर समिति, सदस्य संयुक्त, ये सब। बिल्कुल। प्राक्कलन समिति। बिल्कुल, देखो बस ये ध्यान रखना। देखो अब आप लोग छिटपुट जो है ना उदाहरण दे रहे हैं, प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट होगी। आंसर हम्म, राइटिंग में प्रॉब्लम हम्म, हमें यहीं आती है कि हम पहले प्रश्न की जो नीड है ना उसके अनुरूप जाने से बचते हैं। सबसे पहली बात जो पूछा गया कि संसदीय समिति प्रणाली की संरचना को समझाइए, और उसके बाद एक चीज पूछी गई कि भारतीय संसद के संस्थानीकरण में वित्तीय समितियों ने कहाँ तक मदद की। हमने सबसे पहले अगर कहा कि सारी शक्तियों को इग्नोर कर लो, ठीक है, प्रश्न पूछने की शक्ति को इग्नोर कर लो, कार्यपालिका का जो है जवाबदेह होना इग्नोर कर लो, केवल वित्तीय नियंत्रण दे दो अगर विधायिका को कार्यपालिका पे या किसी पे भी। सपोज करो कि न्यायपालिका पे भी जो है वित्तीय नियंत्रण मिल जाए विधायिका को, चाहे कुछ भी हो जाए, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है उसके अधीन दिखेंगे, आपको उसकी उनकी शक्तियां कमतर दिखेंगी। क्लियर? बात समझ में आई? तो यही चीज यस सर। पूछ रहा है कि वित्तीय समितियों ने कहां तक मदद की है भारतीय संसद के संस्थानीकरण में। अब संस्थानीकरण का मतलब है उसको अस्थायित्व देने की बात कर रहा है कि किस तरीके से उसका प्रभाव ज्यादा बढ़ा है। क्लियर? क्लियर? यस सर। तो प्रश्न को लिखते वक्त आप एक सिंपल सा संसदीय कार्यप्रणाली में संसदीय समितियों की जो आवश्यकता है या मांग है वो आपको समझाना पड़ेगा। जो हमने, जब हम संसद डिस्कस कर रहे थे संसदीय समितियों से पहले, तो इस बात का हमने जिक्र किया था कि संसद के पास बहुत सारे काम है। राइट? संसद जो है के पास विधायी कार्यों के साथ साथ अन्य कार्य भी हैं, जैसे कार्यपालिका विभागों की निगरानी करना भी है। तो उसके लिए जो है अब क्या है कि संसद अकेले जो है सीमित सत्रों में या अवसरों पे नहीं कार्य कर सकती, या सभी सदस्य मिलकर के एक ही चीज को बार बार या 10 तरीके के कामों को नहीं कर सकते, तो अव्यवस्था उत्पन्न होगी। इसके लिए जो है संसदीय समितियों का ढांचा विकसित किया जाता है या किया गया है, जिसके लिए कहाँ पे ये व्यवस्था है? व्यवस्था बताओ। सर संविधान में तो नहीं है, लेकिन विधान में संसदीय है। समिति को आधार दिया गया है आर्टिकल्स में। आर्टिकल 105 संसद का है, और एक राज्य के लिए भी समिति का दिया हुआ है एक आर्टिकल एक और। तो क्या है उसमें बेसिकली दिया संस्थान। क्या है? सर मतलब उसमें ये नहीं संसदीय नहीं, 105 समितियों के पर बारे में बोल रहे थे, नियंत्रण संसद के लिए सदस्यों के इनको विशेष दिया गया अधिकार के बारे में आ जाएगा।
हाँ, संसद सदस्यों का विशेषाधिकार वहां पे आता है। ध्यान ध्यान ये रखना है कि जो है ना, संसदीय समितियों की बात ना संविधान में नहीं की गई है। ठीक है, संसदीय समितियों की बात संविधान में नहीं की गई है। इनकी बात होती है विधायिकाओं के कार्य प्रणाली संबंधी नियमावलियों में। ठीक है, इनकी बात कहाँ पे हुई है? विधायिकाओं के कार्य प्रणाली संबंधी नियमावलियों में, जिसका निर्माण करने का उन्हीं विधायिकाओं को या उन विधायकों के जो वो जो अंग हैं, जैसे राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, उनको अपने लिए नियम बनाने का अधिकार है कार्य संचालन का। उसी कार्य संचालन नियमावली में इन समितियों का उल्लेख किया जाता है, जिससे विधायिका के कार्य को जो है, अगर कहें तो सरल किया जा सके, या सरलता पूर्वक जो है उसका जो है संचालन किया जा सके। क्लियर? तो वहां पे उल्लेख है। तो आप जब इसको लिख रहे होगे ना, तो दो चीजें हैं कि या तो संसद के आधार पे इसको लिखना शुरू कर दो, या संसद के द्वारा यानी विधायिका के द्वारा जो है कार्य संचालन संबंधी जो नियमावलियां बनाई जाती हैं उसका उल्लेख करते हुए आप इंट्रो शुरू करो। ठीक है? तो वो जब आप करोगे तो फिर आपको एक आधार मिलेगा कि इनका उल्लेख कहाँ है, ये भी आप जान रहे हो, और साथ में आप इनके कार्य क्या है वो आप अच्छे से बता सकते हो। तो व्यवहारिक तौर पे इंट्रो क्या लिख सकते हो, कोई भी बताओ। ऐसा शुरू कर सकते हैं कि संसदीय समितियों का निर्माण लोकसभा के नियमों द्वारा किया गया है, संविधान में इनका सीधे उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है। जी सर सर जी। मैंने तो और इसको ये अलग। स्थायी अस्थायी दो तरह की हो सकती हैं, इस हाँ तरह बिल्कुल, लिख वो सकते हैं, अस्थायी आगे और बोल अस्थायी सकते तो हैं, हैं। बिल्कुल। हम्म। सर क्योंकि मैंने तो हाँ। इसका हम्म। एंकर में बताती हूँ कि हम्म। सर संसदीय समितियों का जिसका आधार जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन किंतु आधार दिया गया है, और संसदीय समितियां काफी हद तक कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने में सहायक है, जो हमारे लोकतंत्र में के मतलब बोलते हैं ना कि कोई बड़ा चढ़ा के कोई निर्णय ले लिया तो उस पे मतलब नियंत्रण रखती है। ठीक है। मैं शब्दों में सही से नहीं बता पा रही हूँ। ये है। इसको लिखने का जब आप लोग प्रयास करिएगा तो ध्यान रखिएगा, संसद यानी कि विधायिका को जो है भारतीय संविधान के द्वारा अनेक जो है दायित्व सौंपे गए हैं, जिसमें विधि निर्माण से लेकर के कार्यपालिका की निगरानी तक शामिल है। इन कार्यों के संचालन में संसद यानी विधायिका अकेले यानी कि सभी पे एक साथ जो है समान तौर पे कार्य नहीं कर सकती है। व्यवहारिक स्थिति ये होती है। इसके लिए संसद की कार्य संचालन नियमावली यानी विधायिका की कार्य संचालन नियमावलियों में अनेक जो है समितियों का ढांचा विकसित किया जाता है, जिनको आप हम अस्थाई और अस्थाई की कैटेगरी में भी देखते हैं। ये समितियां ये समितियां जो है विधायिका के सदस्यों से ही निर्मित की जाती हैं, और ये कार्यपालिका के निगरानी के साथ साथ जो है विधि विशेषज्ञता यानी विधियों के निर्माण में भी जो है विधायिकाओं का सहयोग करती हैं। क्लियर? तो अब जब ये बताओगे तो आपने संरचना की भी बात कर ली हल्की सी, और आपने उनके गठन का उद्देश्य भी वहां पे बता लिया है, और उनके विभाजन को भी आपने थोड़ा सा जिक्र कर दिया है। अब अगर इनके बात करें संरचनाओं में, तो भारतीय संसद में वित्तीय समितियों का महत्वपूर्ण रोल है, यानी एक तो क्या कहें, रोल की बजाय आप उसको जो है भूमिका लिख सकते हो कि महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके माध्यम से संसद ने अपनी महत्ता को जो है स्थापित किया है। क्लियर? महत्ता को स्थापित किया है। अब इस महत्ता को स्थापित करने के पीछे निम्नलिखित तर्कों पर हम जो है ध्यान दे सकते हैं। ध्यान देने की बात हमने कर ली, अब उसके बाद एक एक पॉइंट करके हम उनकी बात कर लेंगे। दो तरीके की जो है वित्तीय समितियां हैं। कौन कौन सी वित्तीय समितियां दो तरीके की बता दो तो जरा। सर एक तो लोक लेखा समिति है और एक आंकलन समिति है। मैंने दो आंकलन तरीके का जानबूझ समिति। करके पूछा है। बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक, जब यहाँ पे हम बात, हाँ अनुराग कुछ बोल रहे थे, सर दो के तीन तरह का है सर। बताओ तीसरा। वो सार्वजनिक वाला जो आता है वो। सार्वजनिक उपक्रम समिति की बात कर रहे हो? हाँ। एक ठीक है। अनुमान समिति, एक लोक लेखा समिति। ठीक है। तो यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि ये जो समितियां होती हैं, बेसिकली पहले हम चलेंगे दो तरीके की समितियों की हम बात करेंगे। मैं यहाँ पे दो तरीके जो बता रहा हूँ वो थोड़ा सा अलग है। ये जो दो तरीके की समितियों की मैं बात कर रहा हूँ उनमें ये है कि कार्य के होने से पहले ही उसका आकलन करना, यानी कि एक समिति जो है वित्तीय खर्च को होने यानी कि जो खर्च होना है उसका पहले ही आकलन करती है, और उसकी जांच करने के बाद जो है अपने सुझावों को रखती है। क्लियर? ये वाला। दूसरी अच्छा। जो है
आपकी आती है, यानी एस्टिमेट कमेटी हो गई यहाँ पे। और दूसरी बात अगर हम करें तो व्यय हो जाने के बाद भी जांच करने वाली एक समिति की हम बात करते हैं, जो कि खर्च होने के बाद उसका जो है विवरण जांचती है और उसके आधार पर सरकार से जो है प्रश्न पूछने के लिए मौका दे देती है विधायिका के सदस्यों। क्लियर? अब ये यस दो सर। समितियां हो गई। इससे इतर जो सार्वजनिक उपक्रम है उनके लिए भी एक समिति काम करती है, जो उनकी निगरानी कर रही है। सार्वजनिक उपक्रमों के भी खर्च को जो है ये देख सकती हैं समितियां। क्लियर रहिएगा आप लोग। तो ये चीज आपको बस यहां से अब जोड़ना है। तो पहला है खर्च को देखना। अब इसके बाद जो है दूसरा उदाहरण दोगे तो इसकी वजह से क्या होता है कि कार्यपालिका जो है जवाबदेह हो जाती है नैतिक तौर पे भी, और अगर कहें तो बाध्यकारी हो जाती है वो विधायिका में उनके उत्तर देने के लिए। साथ ही साथ जो है इनकी जांच रिपोर्ट जो है जब सदन के पटल पे रखी जाती हैं तो उसका प्रभाव होता है कि जनता के बीच में भी इनकी जानकारियां जाती हैं। क्लियर? और जनता के बीच में जब यस। जानकारियां जाती हैं तो इसका प्रभाव होता है कि विधायिका का महत्व बढ़ जाता है और कार्यपालिका जो है वहां पे अपनी शक्तियों को सीमित होते हुए देखती है। क्लियर? क्योंकि हमें संस्थानीकरण की बात करनी है तो इन वित्तीय संस्थाओं ने यानी कि वित्तीय समितियों ने विधायिका के महत्व को हमेशा बना करके रखा है, चाहे जो है पूर्ण बहुमत की ही सरकार क्यों ना हो। क्लियर? जो ये समितियां हैं इन्होंने समय समय पे अपनी जांच रिपोर्ट के माध्यम से या जांच के माध्यम से, जिसमें विपक्ष को भी भूमिका मिलती है, ठीक है, यानी विपक्ष के भी सदस्य होते हैं और दूसरे सदन के सदस्यों को भी रखा जाता है, ये उनके माध्यम से जो है कार्य करती हैं और वहां पे सरकार की हमेशा एक तरीके से मॉनिटरिंग करते रहती हैं। यानी कार्यपालिका की जो है जांच करते रहती हैं, मॉनिटरिंग करते रहती हैं। इस मॉनिटरिंग के प्रभाव में विधायिका अपना महत्व जो है बनाए रखने में सफल हो जाती है। क्लियर? और इन जी समितियों ने आरंभ से, अब यहां पे आप आराम से इस शब्द का यूज करिए कि इन समितियों ने भारतीय जो है संसदीय प्रणाली में स्वतंत्रता के बाद आरंभ से ही अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण बना लिया था। क्योंकि इन्होंने समय समय पर जो जांच की और जो रिपोर्ट्स मतलब जो प्रश्न पूछे जो है कार्यपालिका से, उसकी वजह से इनकी वैधता यानी कि विधायिका की वैधता में विस्तार हुआ है या स्वीकृति ज्यादा मिली है, जिसने लोकतांत्रिक ढांचे को भी जो है मजबूत किया है। क्लियर? तो कंक्लूजन में जब आप जाओगे तो इसके साथ आप चीजों को जोड़ दोगे कि वित्तीय समितियों ने न केवल भारतीय संसद के संस्थानीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि कार्यपालिका पर नियंत्रण लगाते हुए लोकतंत्र के विस्तार में भी कहीं ना कहीं जो है ज्यादा प्रभावी भूमिका निभाई है। ठीक है? उदाहरण आपके पास बहुत अच्छे हैं, आप उनको यहाँ पे रख सकते हो। जैसे आप जो है अगर बात करें तो सीएजी की रिपोर्ट पे जो जांच की जाती है वो सारी चीजों को आप वहां पे रख सकते हो। इनको आप वहां पे दिखाओगे। बजट जब आता है तो उस समय भी जो है आकलन समिति जो बार बार इन चीजों की जांच करती है कि क्या चीजें सही चल रही हैं और क्या कमी है। क्लियर है? फिर ये आंसर हो जाएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? इस नहीं सर, हो जाएगा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका आंसर लिख करके देंगे। यस सर। सर यस इसको सर। ना ग्रुप डाल देना, मतलब अगर हो सके तो, नहीं तो बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन हम डाल देंगे वहां पे ग्रुप में। इसको थोड़ा सा बताइए तो। सर पीठासीन अधिकारी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चेयरमैन्स, ठीक है, जो भी और विपक्ष का नेता, हाँ, तीनों आ जाए। जो भी वहां पे बैठा है पदासीन पीठासीन अधिकारी है, यानी कि जो चेयर पे है, मतलब चेयर पे बैठा हुआ जो भी उस समय व्यक्ति होगा उसकी बात कर रहे हैं, तो आप उसके संबंध में ही बताएंगे कि एक तरीके से बेसिक आपको जो लिखना है वो आपको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की ही बातें करनी है ज्यादातर। ठीक है? जी सर जी सर। वो कह रहा है है संचालन सर। में व्यवस्था एवं निष्पक्षता बनाए रखने के लिए। हाँ बिल्कुल। तो तो यहाँ पे ना देखो, अगर हम ये अन्य सदस्यों पे जाएंगे तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है? कि जो मतलब पीठासीन सर अधिकारी के तौर पे जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बाद आने वाले जो सदस्य होते हैं उनकी जो क्रोनोलॉजी होती है उसके आधार पे जाओगे तो कंफ्यूज होगे। तो आपको बेसिकली यहाँ पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की ही बात ज्यादा करनी है। ठीक है? जी वही सर। उनके पीठासीन अधिकारी हैं, यही मान करके आपको चलना है। ठीक है? वहां पे आप कोई उनकी जगह पे आकर के काम कर रहा है तो वो वाली बात आपको दिमाग में नहीं लानी, वो अपवाद है। क्लियर? यस यस। तो उसकी बात ही ठीक है। नहीं है। क्लियर? ठीक है, जी बताओ जी। फिर भी।
सर इसमें ये भी लिख देंगे, जो दल बदल में जो डिसीजन मेकिंग में अध्यक्ष होते हैं ना, तो हम्म। उसमें भी निष्पक्ष रूप से निर्णय लें। हाँ, लेकिन और सबसे पहले तो ये विधायी कार्यों के संचालन की बात कर रहा है। यस सर। तो हाँ सर मतलब उसमें वो इसमें आ भी जाएगा सर कि सर निष्पक्ष बोलने रूप की से सभी आजादी, को उनको बोलने का टाइम वो मौका, देता है, ऐसा यस। कुछ मौका, हाँ हाँ, सर। सभी को मौका देना। ठीक है। जी। अच्छा, सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परंपराएं क्या है, पहले ये बताओ। और निष्पक्षता बनाए रखने का मतलब क्या है यहाँ पे विधायी कार्यों निष्पक्षता में? बनाए रखने व्यवस्था और का निष्पक्षता मतलब, बनाए रखने का मतलब, देखो आप अगर ये शब्द अगर समझ रहे हो ना, तो फिर आसान हो जाएगा आपके लिए, प्रश्न बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है। सर अध्यक्ष दल का से सर, प्रेरित ना होकर, मतलब दल से प्रेरित ना होकर डिसीजन लेना, ये हो कि सकता व्यवस्था और निष्पक्षता बनाए रखने में, फिर लोकतांत्रिक है। परंपराओं को सुगम बनाने की बात कर रहा है। ठीक है। फिर अधिकार, पीठासीन अधिकारियों की भूमिका की बात कर रहा है, वो भी किसके? राज्य विधायिकाओं के। ठीक है। विधायिका ये के सर। हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यही चार शब्द हैं। ठीक है। विधायी कार्य, विधायिका का काम ही प्रमुख कार्य होता है, विधि निर्माण का कार्य। तो वहां पे व्यवस्था और निष्पक्षता बनाए रखने, साथ में लोकतांत्रिक परंपराओं को सुगम यानी सरल बनाने में जो है पीठासीन अधिकारी यानी कि जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की भूमिका। आप चाहो तो, अगर कंफ्यूज हो रहे हो, आप जस्ट पीठासीन अधिकारी शब्द उपयोग में ला सकते हो पूरे आंसर के दौरान। अगर आपको लगता है कि कंफ्यूज हो रहे हो कि नहीं यहाँ पे अध्यक्ष लिखेंगे या उपाध्यक्ष लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, आप सीधे सरल भाषा में वहां पे पीठासीन अधिकारी का शब्द ही उपयोग में ला सकते हो। वैसे मतलब उन्हीं के लिए है ये। ठीक है। यस सर। अब बताओ, अब कोई बताओ इसका आंसर कैसे लिखोगे आप? व्यवस्था सर ये होगी कि मतलब जब भी विधि निर्माण होती है या उस पर बहस होती है, तो उन पर नियंत्रण रखता है सदस्यों पर। और निष्पक्षता का मतलब ये होगा सर कि अध्यक्ष जो होता है सत्तारूढ़ दल से से मतलब बिना पक्षपात किए हुए उसको मतलब अन्य सदस्यों को भी अधिकार देंगे, या उनके हितों की रक्षा, मतलब ये नहीं बोलना चाहिए, मतलब सर सही उनके है। सत्ता, हाँ, हम्म। सत्ता पक्ष सही से है। सर अलग होकर मतलब स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे। और लोकतांत्रिक परंपराओं का मतलब ये हो सकता है कि सभी को बराबर अधिकार देंगे, ऐसा कुछ भी। देखो, लोकतांत्रिक परंपराएं पे आएंगे हम, पहले हमें व्यवस्था और निष्पक्षता बनाए रखने। तो सबसे पहला दायित्व पीठासीन अधिकारी का होता क्या है? पीठासीन अधिकारी का जो मुख्य दायित्व होता है वो सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करना और बिल्कुल। व्यवस्था को जो है बनाए रखना होता है। ठीक है। व्यवस्था में जी। यानी कि जो है सदन में किसी भी तरीके की अव्यवस्था होने से रोकना है। क्लियर। अब इस बात का जो है आपको उदाहरण क्या देखना है? अब यहाँ पे देखना यह है कि चूंकि सत्ता पक्ष के पास होता क्या है? बहुमत। सत्ता पक्ष के पास बहुमत होता यस है, सर। अध्यक्ष भी बहुमत वाले दल से चुना जाता है। लेकिन उसका काम क्या है? उसका काम है सदन के सभी सदस्यों के बातों को सुनना या उनकी बातों के अनुरूप जो है प्रश्न पूछने का अवसर देना। क्लियर। अब सपोज करो कि कोई विपक्ष का नेता है, वो या विपक्षी दल का जो कोई सदस्य है वो कहता है कि भाई सरकार ने पिछले 5 साल में क्या काम किया है, मुझे इस पे प्रश्न पूछना है, विशेष करके जो है कृषि मंत्रालय के द्वारा, सपोज करो। ठीक है। तो अगर अब सदन का अध्यक्ष यानी पीठासीन अधिकारी कह दे कि नहीं भाई तुमको प्रश्न आज पूछने का कोई अधिकार नहीं है, जबकि उसने पहले से प्रश्न देख रखा है और उसको जो है लिस्टिंग भी कर दी गई है और उसको बोलने का अधिकार ना दिया जाए, या फिर वो जब अपने प्रश्न को पूछ रहा हो तो उसी समय उसके प्रश्न को जो है हटा दे, क्योंकि कार्यवाही से हटाने का भी अधिकार जो है किसके पास है? पीठासीन अधिकारी के पास है। ठीक है। तो जब वो इस तरीके की चीजें करेगा तो क्या होगा? वो जो है निष्पक्ष नहीं है। ठीक है। व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन वो निष्पक्ष नहीं। अब जैसे सपोज करो, अब दूसरा आ जाता है व्यवस्था पे। अब सपोज करो कि विपक्ष के जो दल के लोग हैं वो जो है वेल में आकर के जो अपनी बात रखने की बात कर रहे हैं, और वहां पे पीठासीन अधिकारी जो है उन्हें बलपूर्वक जो है गार्ड्स के माध्यम से जो है बिल से बाहर निकलवा करके, यानी विधायक उस समय सदन से बाहर निकलवा देता है। तो ये भी जो है क्या होगा? ये जो है व्यवस्था बनाए रखने का तरीका नहीं हो सकता है, जबकि उन्होंने कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं किया है, तो ये समस्या हो सकती है। क्लियर। ऐसी जब चीजें हो रही होंगी तो इसका मतलब है कि पीठासीन अधिकारी न तो व्यवस्था को बनाए रखने में निष्पक्षता का उपयोग कर रहा है, न ही उन लोकतांत्रिक परंपराओं का उपयोग कर रहा है जो कि हमारी उस विधायिका की कार्य संचालन नियमावली और संविधान द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप।
क्लियर। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको विधायिका के कार्य संचालन नियमावली की बात करनी ही होगी। अगर आप उसका उल्लेख नहीं कर रहे हैं तो आप उसमें उल्लिखित लोकतांत्रिक परंपराओं का भी उल्लेख करना भूल जाएंगे, ऐसा माना जाएगा। क्लियर है। जरूरी नहीं है कि आप जो है लिखें, क्योंकि हर राज्य विधानमंडल का अपना कुछ नियमों में अलगाव हो सकता है, इसलिए राज्य विधायिकाओं की कार्य संचालन नियमावली की बात आप करेंगे, जिसमें सदस्यों को बोलने का अधिकार, ठीक है, सदस्यों को जो है सरकार से यानी कि कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार, और उनको उत्तर प्राप्त होने का अवसर भी मिलना चाहिए, ऐसी भी चीजों को आप वहां पे उल्लिखित करोगे। साथ ही साथ जो है, अगर कार्यपालिका के विरुद्ध जो है अस्थायी कार्यपालिका के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, तो वहां पे पीठासीन अधिकारी का दायित्व तो बनता है कि उनके उस व्यवस्था में वो निष्पक्ष होकर के चीजों की जांच कराए, यानी उस प्रक्रिया को होने दे अगर वास्तव में उसको लग रहा है तो। ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार क्या, अधिकांशतः क्या होता है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है उस चीज को खारिज कर देता है, उस बात को स्वीकार ही नहीं करता है। क्लियर। यानी कि दल की तरफ जो है चीजों को रखता है। तो कई बार जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे राज्यपाल की हम बात करते हैं कि वो जो है तटस्थ व्यक्ति के तौर पे होना चाहिए, किसी भी राजनीतिक दल से समर्थन वाला ना हो, तो ऐसे लोगों का चुनाव करने की बात करते हैं। तो वैसे ही लोकसभा अध्यक्ष की बात अगर हम करें तो उसकी सदस्यता, वैसे तो वो त्याग भी कर सकता है और नहीं भी त्याग कर सकता है, बट वो माना जाएगा कि वो निष्पक्ष है, उसे किसी दल के साथ जोड़ के नहीं देखा जाएगा। व्हिप भी जारी होगा तो वो उसकी वोटिंग उसमें नहीं होती है। ठीक है। तब तक नहीं होगी जब तक कि दोनों जो मत जो है समान ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। क्लियर। तो जो ये जो व्यवस्थाएं हैं, आप जो देखते हो कि लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है कि जो है लोकसभा सॉरी मतलब जो राज्यों के पीठासीन अधिकारी होते हैं वो क्या करते हैं, कई बार जो है सदस्यों को जो है उनको जो है अगर सरकार पे संकट आता है तो क्या करते हैं, वो जो है कुछ सदस्यों की सदस्यता को लेकर के जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कि वो जो है, अगर मान लो कि 10 सदस्य थे, सपोज करो, जैसे हम मान लें एक बार के लिए, और सत्तारूढ़ दल से ही लोकसभा का उसका विधायिका का अध्यक्ष है, और ये 10 में से 8 सदस्य जो है वो दूसरे दल में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे पहले ही वो क्या कर देता है, कई बार ये देखने को मिला है कि उनमें से कुछ सदस्यों को अयोग्य घोषित कर देगा, अयोग्य घोषित कर देगा पहले ही, किसी भी आधार पे। उसके पास बहुत सारे आधार है तो वो किसी भी आधार पे उसको अयोग्य घोषित कर देता है, 3 को 4 को। तो होगा क्या, क्या अब वहां पे सदस्यों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इसलिए 2/3 का जो संख्या होगा वो काउंटिंग में बढ़ जाएगा, यानी कि वो ज्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा। अब वहां पे मान लो 8 में से अगर 4 को उन्होंने अयोग्य घोषित कर दिया तो बचे कितने, 4, और उधर ऑलरेडी 2 है। ठीक है। तो 2/3 वाली जो संख्या जो है वहां पे चुनौतीपूर्ण हो सकती है। क्लियर है। हमने ये जस्ट एक नंबर लिया, तो वैसे गुणागणित होते रहते हैं और उनकी सदस्यता को जो है निरर्हता में बदल दिया, मतलब अयोग्यता में बदल दिया जाता है अध्यक्षों के द्वारा। तो ये चीज भी आपको दिमाग में रखनी होगी। ये सारे पॉइंट्स जो निष्पक्षता को कहीं ना कहीं जो ना चुनौती देने वाले हैं, वो जब तक आप नहीं याद रखोगे तब तक ये वाला उत्तर नहीं होगा। क्लियर है। जी सर जी। तो तो अभी भी सर इसमें उनकी हम्म, भूमिका के अलावा इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट भी बताने होंगे। नहीं उन देखो, निगेटिव पॉइंट्स का मतलब है ना, पीठासीन अधिकारियों को नकारात्मक कार्यों से रोकने वाली बात आपको करनी होगी यहाँ पे। ठीक है। यस सर। जिससे राज्य के विधायी कार्यों का संचालन सुगमता पूर्वक हो सकता है। क्लियर। यस सर। अब जैसे इसको समझो, इसका इंट्रो आपका मैं क्लियर कर देता हूँ, इंट्रो जब क्लियर होगा तो आप आंसर आसानी से लिख सकते हो। ठीक है। किसी भी विधायिका में, चाहे वो संघ की विधायिका हो या राज्य की विधायिका हो, पीठासीन अधिकारी की भूमिका उसके संचालन और लोकतांत्रिक परंपराओं के स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। पीठासीन अधिकारी अगर देखें तो पीठासीन अधिकारी जितना ही निष्पक्ष और तटस्थ होकर के कार्य करता है उस विधायिका में या उस सदन में, उतने ही ज्यादा लोकतांत्रिक परंपराओं की स्थापना देखने को मिलती है। क्लियर। अब अगर हम विशेष करके राज्य विधायक, यहां से पैराग्राफ चेंज कर लेंगे, अब अगर हम विशेष करके राज्य विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारियों की बात करें तो वर्तमान समय में बहुत सारी चुनौतियां हमें देखने को मिल रही हैं कि पीठासीन अधिकारी जो है अब भी पर्याप्त मात्रा में निष्पक्ष उतना नहीं रहते, वो कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल की तरफ जो है उनका झुकाव होता है, जिससे कई बार विधायिका में चुनौतियां उत्पन्न हो जाती हैं उनकी निष्पक्षता को लेकर के, और लोकतांत्रिक परंपराओं की स्थापना को लेकर के संकट देखने को मिलता है। तो अगर हमें इन व्यवस्थाओं को जो है सही करना है, यानी कि व्यवस्था को और निष्पक्षता को बनाए रखना है और लोकतांत्रिक परंपराओं की स्थापना में सहयोग करना है, तो इसके लिए पीठासीन अधिकारी जो है निम्नलिखित निम्नलिखित जो है दायित्वों की पूर्ति करें तो ज्यादा बेहतर होगा, जो हमारे संविधान
और राज्य विधायिकाओं की कार्य संचालन नियमावलियों में उल्लिखित है। ध्यान रखिएगा, राज्य विधायिकाओं के अगर कार्य संचालन नियमावलियां नहीं बनी है तो वो किसके आधार पर काम करेंगे? वो लोकसभा की कार्य संचालन नियमावलियों के आधार पर कार्य करेंगे। क्लियर? ये सब तो क्लियर है ना? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को? नहीं सर, इसमें नहीं। ठीक है, तो इस तरीके के पॉइंट्स आप जब उठाओगे और इस तरीके से अपना इंट्रो आप डेवलप करोगे तो आपको आसानी हो जाएगी उत्तर लिखने में। हो जाएगा अभी आंसर? इसकी ड्राफ्टिंग कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक है। यस सर, मैंने तो इसमें इंट्रो जो बनाया था वो हम्म। एक ही लाइन का, मतलब मेरा इंट्रो बना था मैटर कि नहीं करता, देखो अभी मैं क्लियर कर दूं, वो एक लाइन का इंट्रो है या 10 लाइन, मतलब 3 लाइन का इंट्रो है, ये मैटर नहीं करता। ये मैंने ऐसे इसलिए नहीं बोला कि आप इसको उसको इस तरीके से जोड़ो। ठीक है, आपने इंट्रो क्या लिखा है वो बताओ बस। सर मैंने इसका इंट्रो में ये लिखा है कि हमारे संविधान में संसद सत्र के संचाल सुचारू रूप के संचालन के लिए पीठासीन अधिकारियों की महत्ता को हम अनदेखा नहीं कर सकते, जो न केवल निष्पक्षता बल्कि लोकतांत्रिक परंपराओं को भी सुनिश्चित करवाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, क्या दिक्कत है उसमें? भी कोई दिक्कत नहीं बहुत है। अच्छा, बहुत अच्छा इंट्रो है। बिल्कुल। लेकिन सर ये मैंने ये एक लाइन में इंट्रो 3 लाइन में बनाया। हुआ होगा। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने अलग कुछ डायमेंशंस को प्रेजेंट करने की कोशिश की है, लेकिन मोटिव वही रहा है जो आपने लिखा है। ठीक है, देखो अब ध्यान से समझना, मोटिव दोनों का वही है, हमारा फोकस वही जा रहा है कि पीठासीन अधिकारियों का कार्य क्या है और होना क्या चाहिए। ठीक है, वो कुछ मैंने वहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि कुछ वहां पे चुनौतियां दिख रही हैं, तो मैंने उनको लास्ट में दूसरे पैराग्राफ में बता दिया है। ठीक है, कि वहां पे सर कुछ पीठासीन अधिकारी का हिस्ट्री बता यस दे तो। सर, क्या इसमें था मैं यही सौरभ? बता रहा था कि हम्म। बोले जैसे पीठासीन अधिकारी है तो जैसे क्या कहते हैं संविधान, क्या कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935 को थोड़ा हिंस देते हुए जब दे दे तो प्रॉब्लम तो नहीं होगी। नहीं, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 10 अंक का है, 150 शब्द ही हैं, उतना पीछे हम नहीं जा सकते। ठीक है। सर इसमें नहीं, अगर हमको इंट्रो जब लेना है तो इंट्रो में इसका हिंस देते हुए चल जाए तो। वैसे तो जरूरत सीधे तौर पे दिख नहीं रही है। ठीक है, लेकिन क्योंकि इसमें ना उसकी स्थापना को लेकर के बात नहीं की गई है कि कब आया था क्या है, उस पर कुछ पूछ नहीं रहा है। ठीक है, तो लेकिन तुम लिख करके एक बार दिखाओगे तभी बता सकते हैं कि तुम लिखना क्या चाहते हो। तुम जब लिखोगे तभी मुझे पता चलेगा तुमने लिखा क्या है, और तब उसको डिफाइन करना आसान होगा कि वो जो है क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग है या नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज देखो, मैं फिर से कह रहा हूं, आप लोग जब एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी आंसर पूरी तरीके से गलत नहीं हो सकता है किसी भी क्वेश्चन के लिए। अगर आपने पूछा गया यहाँ पे पीठासीन अधिकारी के बारे में और आप उसमें केवल और केवल कार्यपालिका लिख के आ जाओ तो गलत हो जाएगा, तब वो गलत होगा। लेकिन अगर आपने उससे जुड़ा हुआ ही चीजों को लिखना शुरू कर दिया है तो फिर आप ये समझ लो कि वो आंसर पूरी तरीके से गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, क्लियर? हाँ, विमी सर क्या बोल रहे थे? इसमें सर इसमें जो भूमिका है, इसके अलावा पीठासीन अधिकारियों के समक्ष जो चुनौती आती है वो लिखना होगा इसके आंसर में। दोनों 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 दोनों, यहाँ पे देखो हाँ ध्यान रखना, ये डिस्कस शब्द लिखो। यस सर, अच्छा सर हाँ, तो पीठासीन चुनौती। अधिकारी के समक्ष कौन सी चुनौतियां आएंगी? बिल्कुल आती नहीं है। धर्म नहीं सर, विधेयक मेरे को देखो, समझ बनाने में से नहीं आ रहा कार्यवाही है। के सपोज संचालन में बहुत बहुत इसको आसानी से समझना, इसका उसके भी अपने बहुत हक अच्छा के लिए उदाहरण जो है। निष्पक्षता इसका के लिए। बहुत अच्छा उदाहरण है पीठासीन अधिकारी के तौर पे सोमनाथ चटर्जी। ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि उस समय चूंकि वो साम्यवादी दल से आते थे और उनको जो है सदन का मतलब अध्यक्ष, चेयरमैन, लोकसभा का चेयरमैन उनको चुना गया था। अब उन्होंने उनको जो है वहां पे किसी बिल को लेकर के एक मुद्दा उठ गया था, और जो साम्यवादी दल थे उन्होंने उनको जो है पद छोड़ने के लिए बोला। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पद नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरा काम जो है निष्पक्षता से सदन की कार्यवाहियों का संचालन करना है। किसी बिल के मुद्दे पे उन्होंने वो वहां पे जो वोटिंग करने का अधिकार दिया या वोटिंग ऐसे कराई थी, तो उसी पे उनको जो है हटने के लिए बोला कि भाई आप हमारे दल से हो और हमने जो है आपका नाम रिकमेंड किया था, इसलिए आप हट जाओ। उन्होंने कहा नहीं, वो आपके रिकमेंडेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे सदन के मतलब सदन के सभी सदस्यों के द्वारा चुना गया माना जाएगा, इसलिए मैं सभी सदन के सदस्यों की तरफ से प्रतिनिधि के तौर पे काम कर रहा हूँ, और मैं आप मतलब साम्यवादी दल के सदस्य के तौर पे यहाँ पे नहीं काम कर रहा हूँ। ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो आपको ऐसी चुनौतियां देखने को मिलेंगी। इसी को आप थोड़ा सा और आसान भाषा में समझ लो। सपोज करो, क्योंकि यहाँ पे राज्य विधायिकाओं की बात की गई तो राज्य विधायिकाओं पे ही हम बात कर रहे हैं। जैसे सपोज कर लो कि जो है उत्तर प्रदेश की विधानसभा है। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष चुना गया, पीठासीन अधिकारी चुन लिया गया। अब चुने जाने के बाद अगर वो गलती से विपक्ष की चीजों का समर्थन कर जाए,
ठीक है, यानी न्यूट्रल होकर के विपक्ष की चीजों को रख दे सामने, तो सरकार यानी बहुमत वाला दल, चूंकि अकेले बीजेपी है, वो क्या करेगी, अगले ही दिन अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। कर सकती है, राइट। जी अब इसका बहुत आसान और सरल यस सर। उदाहरण अभी आपको आपको दिख सकता है, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति के द्वारा दिया गया इस्तीफा। ठीक है, ये यस सर। प्रभाव को बताता है कि कितना जो है सत्तारूढ़ दल का प्रभाव था। अगर राज्यसभा में सत्तारूढ़ दल की शक्तियां कम होती या कमतर होती, तो शायद धनखड़ जी इस्तीफा नहीं देते। मुझे नहीं पता कि क्या इशू था। उन्होंने तो दिखाया है कि स्वास्थ्य कारण है, लेकिन स्वास्थ्य कारण यहाँ नहीं है, ये राजनीतिक तौर पे मतलब बात आ रही है, बार बार मीडिया में आ रही है, तो हम मान के चलते हैं कि ये जो है स्वास्थ्य कारण नहीं थे, राजनीतिक कुछ तो कारण रहे खन्ना होंगे। जी के बारे में उसको मैंने जाना था ना, तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, मुझे उस मुद्दे में नहीं जाना, मुझे बस ये समझाना है कि जो है राष्ट्रपति की बात, जो उपराष्ट्रपति जैसा पद जो है, जो कि सभापति है राज्यसभा का, उसको हटाने की सरल प्रक्रिया है, यानी उसको जो है दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से हटाने की बात हो जाए। ठीक है, लेकिन सोचो 2/3 बहुमत की, फिर भी वहां पे चूंकि सत्तारूढ़ दल के पास इतना नंबर है, संख्या बल था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा देना बेहतर समझा, न कि वहां पे रुकना। क्लियर, क्लियर है। दोनों को प्रश्न जी सर। यस सर। यस सर। मैंने वही का बात कही ना कि अगर वहां पे राज्यसभा में विपक्ष बहुमत में, मतलब अगर बहुमत भी नहीं, क्योंकि 2/3 बहुमत से वहां से पारित कराना है, तो अगर वहां पे नंबर उनका जो है 49% भी होता है या 40% भी होता है, तो धनखड़ जी शायद इस्तीफा नहीं देते। क्लियर, तब वो अपनी बात को ज्यादा मजबूती से रख पाते। तो कई बार जो है ना, सदन में दोनों पक्ष और विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। क्लियर, तो ये बियॉन्ड थोड़ा सा हुआ, बट ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि पीठासीन अधिकारियों की भूमिका को चुनौती भी मिल सकती है, अगर विधायिका में जो है बहुमत, यानी कि दल जो सत्तारूढ़ दल है उसका बहुमत ज्यादा प्रचंड हो। क्लियर, यस सर। हो जाएगा ये क्वेश्चन। यस यस सर। सर। रूबी, रूबी ने ज्वाइन नहीं किया था क्या? किया था ना नहीं सर, सर। मैं बोल रही थी तो किया। रू, नहीं सर, किया था। रूबी आप सर म्यूट मैं थे। है ज्वाइन सर, हूँ। बोलो। हाँ म्यूट थे। सर मैं ज्वाइन हूँ। हाँ हाँ, यस नहीं यस सर। मैंने पूछा कि ये क्वेश्चन हो जाएगा, अब क्लियर है। यस सर, हो जाएगा सर। ठीक है, यस अगला सर। क्वेश्चन जो दिया गया है वो राज्यपाल के समक्ष है। ठीक है, राज्यपाल के संबंध में इसको थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि राज्यपाल तो वैसे नहीं हमने अभी कवर किया, तो मैं राज्यपाल को एक बार अलग से कवर करा लूंगा, फिर उसके बाद कर लेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं जानना जी चाहता हूँ, वैसे आप सबने पढ़ा हुआ है कि क्या इस क्वेश्चन को कर सकते हो या नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि वो विधायी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, विधायी सरकार की बात कर रहे हैं, तो उसकी भी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। ये आप कर सकते हो? सर, हो जाएगा। जब हम राष्ट्रपति वाला कर रहे थे तो इसमें डिस्कस हमने किया था राज्यपाल हम्म। वाला, कुछ कुछ हो सर जाएगा। इसमें जो एग्जाम्पल है ना, अध्यादेशों का पुनः प्रख्यापन की वैधता, सर ये देखना पड़ेगा, ठीक है, ये तो नहीं बेसिकली पता। रुक जाओ, हो यहाँ पे जाएगा सबसे जब पहला बिहार पार्ट जो है, राज्य बिल्कुल यहाँ पे जो डिसएबल सबसे पहला पार्ट दिया होता गया है। है वो ये है कि राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यक शर्तों की विवेचना कीजिए, कि यानी कि किन परिस्थितियों में राज्यपाल जो है विधायी शक्तियों का अपना प्रयोग कर सकता है, वो आपको सबसे पहले बताना है। क्लियर। जी सर। दूसरे पार्ट में पूछा गया है कि विधायिका के समक्ष रखे बिना राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों के पुनः प्रख्यापन की वैधता की विवेचना कीजिए। अब यहाँ पे आपको न्यायपालिका के निर्णयों का भी उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, न्यायपालिका के निर्णयों का भी उपयोग करना पड़ेगा, तभी आप इसका उत्तर कर पाओगे। कोई आपको जानकारी है कि न्यायपालिका ने जो है पुनर्प्रख्यापन को लेकर के क्या निर्णय दिया है? सर यस सर। एक चीज तो अभी मेरा याद है, बार बार यूपी में हो रहा था, यूपी या बिहार में, कि बिहार, बार बार अध्यादेश लागू करवा बिहार, दिया जा रहा बिल्कुल बिहार। मैं इसको आपको क्लियर कर दूं, वो बिहार। 83 टाइम्स एक चीज को। ठीक है, है। यस सर। लगभग यस। जो है अगर बात करें तो 20 से 30 वर्षों तक अध्यादेश से ही कानून चलता रहा। ठीक है, एक मतलब कानून ऐसा था जो अध्यादेश के माध्यम से ही जो है अपनी जो है अवधि इतनी लंबी वो बना के संचालित हो सका, और अंततः हाई कोर्ट के द्वारा जो है उस व्यवस्था को बोला गया कि बस बहुत हो गया, इतने अध्यादेश एक ही चीज पे बार बार नहीं आने चाहिए। क्लियर है, तो ऐसी यस सर, ये चीजें वाला पता है, बाकी दूसरा नहीं पता। नहीं, ऐसे कुछ और भी उदाहरण हैं।
ठीक है। जैसे विधायिका के समक्ष रखे बिना राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों के पुनः व्याख्यापन, कई सारे उदाहरण है, कई राज्यों ने भी किया है। यूपी में भी ऐसा एक दो कानून रहा है पीछे में, जिनको जो है दो तीन बार जो है वो पुनः प्रख्यापित करा दिया गया था। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली एक समस्या उत्पन्न कर देता है कि विधायिका की शक्तियों को कम कर रहा है। ठीक है। राज्यपाल अगर बिना आवश्यकता के या गैर महत्वपूर्ण मुद्दों पे भी जो है इसलिए केवल जो है अध्यादेश जारी कर दे रहा है क्योंकि कार्यपालिका जो है क्या नहीं करना चाहती, कार्यपालिका जो है विधायिका में नहीं जाना चाहती। ठीक है। यस सर। विधायिका में नहीं जाना चाहती है, तब ये समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है क्यों नहीं जाना चाहते हैं सर? क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं होगा उस तरीके का, अच्छे डर। समर्थन नहीं मिलेगा उनको। ठीक है। अगर ओके उनको सर। समर्थन नहीं मिल रहा है तो इसलिए उस चीज से बचने के लिए कई बार ये अध्यादेशों को जारी करा लेते हैं, यानी कि जो है उसको जो है पुनः प्रख्यापित भी करा लेते हैं बार बार, तो ये चीज उसमें आती है। ठीक है। दूसरा कि इसको जो है मतलब विधायिका की जांच वाली प्रक्रिया से बाहर रखने का प्रयास करते हैं कई बार। ठीक है। तो विधायिका बेसिकली क्या करती है, किसी भी कानून को बनाने के लिए उसकी जांच परख कर देती है, उसकी आलोचनाएं भी कर लेती है, कमियों को भी दूर करने का प्रयास कर देती है, और ये चीज जो है अध्यादेश में नहीं हो पाता है। क्लियर। जी। यस सर। तो इससे क्या होता है कि चूंकि ये शक्ति विशेष परिस्थितियों में ही उपयोग में लाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसका उपयोग क्या हो रहा है, इसका उपयोग वर्तमान में जो है अगर कहें तो कार्यपालिका विधायन वाली शक्ति के तौर पे हम देख सकते हैं कि कार्यपालिका सीधे जो है विधायिका को जो है किनारे करके अध्यादेश के माध्यम से जो है विधि निर्माण कर ले रही है। ठीक है। तो जी। कार्यपालिका से अपनी शक्तियों का विस्तार कर ले रही है कई बार। क्लियर है। जी यस जी सर। सर जी। तो इस पे जो वैधता की अगर बात करोगे तो सिंपल सी चीज ध्यान रखिएगा कि पुनः प्रख्यापन की जो बात करें तो सामान्यतः ऐसा नहीं होना चाहिए। कारण क्या है, तो कारण ये है कि चूंकि विधायिका में के सदस्य जो है जनता के प्रतिनिधि होते हैं, और जनता के प्रतिनिधियों को ही विधि निर्माण का अधिकार है। यद्यपि हो सकता है कि एक आवश्यक परिस्थिति में कोई अध्यादेश जारी कर दिया गया हो, लेकिन उसे अगले ही चरण में जो भी सत्र आयोजित किया जाए उसमें उसे सदन के सामने या विधायिका के समक्ष रखा रखा जाना चाहिए, जिससे वो उस पर परिचर्चा करके उसे विधि के तौर पे स्थापित कर सके पुनः, या व्यवस्थापक तौर पे जो है उस प्रक्रिया को पूरा कर सके। क्लियर है। यानी कि यस। संवैधानिक जो अधिकार है विधायिका का विधि निर्माण का, वही छीन लेता है पुनर्प्रख्यापन की शक्ति। तो इसको सीमित किया यस। जाना चाहिए। तो वैधता की विवेचना करना है तो डिस्कस करना है, तो वहां पे आप जो है ये चीज कह सकते हो कि इसको जो है सीमित करना जो है भारत में लोकतंत्र की स्थापना के लिए बहुत ही आवश्यक है, कि जो है किस कंडीशन में ही जो है आएगा अध्यादेश, और पुनर्प्रख्यापन कब हो सकता है और कब नहीं हो सकता है, ये चीज भी स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए। ये आपकी तरफ से सुझाव हो सकता है। क्लियर। जी। जी। कोई डाउट किसी को। नहीं सर। ठीक है। और इसके बाद जो है अगर बात करें उपराष्ट्रपति के रूप में, तो ये दो क्वेश्चन हमने डिस्कस ही कर लिया है, मतलब ये तो हमने पढ़ लिया है, तो इसको तो आप कर सकते हो, राइट। ये तो क्वेश्चन इजी है। आप ओके सभी सर जी। इसका ड्राफ्टिंग आप सभी करना है कि प्रश्न को लिखना है? लिखेंगे, आप सभी इस प्रश्न को लिखेंगे। ठीक है। बस दो दे रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की भूमिका की विवेचना करनी है। ठीक है। तो यस सर। आप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसको अच्छे से कर लोगे। तो ये बस मैं चाहता हूं कि इसकी भूमिका और अगर बात करें और मेन बॉडी और इन कंक्लूजन, थोड़ा आप लोग सोच समझ के लिखिएगा। इजी क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूं कि इस पे आप इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दो कि ये मतलब जस्टिफाइंग हो कि हाँ भाई आपने समझा है इस चीज को। ठीक है। यस।